काफ़ी शानदार डिस्कशन रहेगा, करंट और स्टैटिक का एक मिक्सचर यार आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और आज है 1 जुलाई, यानी कि एक नया महीना हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पूरे जोश के साथ में ये महीना आप लोगों को स्टार्ट करना है और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे महीने ये जोश बरकरार रहे। क्या क्या गलतियां की है आप लोगों ने, थोड़ा सा रुकिएगा यार, कम से कम 1-2 मिनट रुककर आप लोग सोचिएगा कि पिछला महीना जैसा गया है क्या ऐसा ही चाहते हैं आप लोग, नए महीने को भी जाना चाहिए ऐसा ही। अगर अच्छा गया है तो उससे थोड़ा सा और बेहतर बनाओ, अगर बुरा गया है तो उसको थोड़ा सा और इंप्रूव करो। तो इस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को लेकर चलना है, यानी कि अपने आप को टाइम देना है कि क्या क्या गलतियां की हैं पिछले महीने में जिसको आप लोग सुधारोगे। और यही काम अगर आप लोगों ने हफ्ते में और दिन में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, भाई साहब सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से आप लोगों की ज़िंदगी जो है शानदार तरीके से आप लोगों को इंप्रूव होती नजर आएगी। तो आज का डिस्कशन काफ़ी प्यारा, काफ़ी शानदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डाउन टू अर्थ, वो सारे मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो अच्छे से आर्टिकल को आप लोगों को इंजॉय करना है। इसी के साथ में वीडियो के एंड में आप लोगों को पता है कि हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कवर कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर एलिफेंटा केव कवर करूंगा और आप लोगों को देखने को मिलेगी वोकैबुलरी भी। और आज के एसएलवी कमांडो है रोहित, इनके द्वारा आंसर दिए काफ़ी अच्छे से, और इनके द्वारा जो आंसर दिए गए हैं वो मैंने पिन भी कर दिए हैं कल वाली वीडियो के नीचे। अगर डिटेल में आप लोग देखना चाहते हैं, इवन जो वोकैबुलरी मैंने दी थी इसके ऊपर सेंटेंस भी इनके द्वारा फॉर्म किए गए हैं। तो आज भी दूंगा ये सेम सारी चीज़ें, तो आप लोग अच्छे से उसको अटेम्प्ट कीजिएगा और इससे आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा। और मुझे भी अच्छा लगता है यार जब आप लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जिंदगी में इसलिए होती है क्योंकि हम लोग ना अक्सर जो भी काम करते हैं उसमें हमको एक डर सताता रहता है, यार ऐसा हो गया तो कैसा होगा। आप लोग उस डर को जिस दिन दबाना सीख गए ना यार, आप लोगों की जिंदगी की आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा जो फियर है उसके दो मतलब होते हैं। यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, यानी कि एक तरीके से आप लोग हमेशा जो चीज़ें चल रही हैं, अगर लग रहा है वो नेगेटिव है, आप लोगों के ऊपर प्रेशर डाल रही है, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए उसे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, अपने काम पर फोकस देना स्टार्ट कर दो। और फेस एवरीथिंग एंड राइज, ये आप लोगों को दो अगर फियर की आप लोगों ने डेफिनेशन जिंदगी में इंप्लीमेंट कर ली तो फिर कभी आप लोगों को फियर से फियर नहीं लगेगा, ठीक है। यानी कि आप लोग हमेशा प्रोडक्टिव वे में अपने आप को उसके लेकर चलोगे। और फियर लगता किस चीज़ से, कोई नई चीज़ आ गई, कुछ नई चीज़ ट्राई करनी है, पहली बार कुछ ऐसी चीज़ हो रही है ज़िंदगी में, ठीक है। खासकर अगर जाए कुछ उससे ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो कि उसके होने से ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चेंज आने वाला हो, उन चीज़ों का फियर होता है। उन सबको थोड़ा सा माइंड में डाइल्यूट करने की कोशिश करो। और उसका सीधा सीधा तरीका ये होता है कि आप लोग उस फियर से अपने मन को हटाकर कहीं और लगा सकते हो। तो ज़िंदगी में ये आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे उस टाइम पर भी काम आने वाला है, इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। आज है 1 जुलाई, आज नेशनल डॉक्टर्स डे भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर उनके नाम पर ये जो डे है बेसिकली डेडिकेट किया जाता है, क्योंकि अभी कोविड-19 के टाइम पर भी आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से डॉक्टर्स ने जो देश के अंदर में अपना रोल प्ले किया है। याद रखिएगा हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर पर्सन है जिनके नाम पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, और वो हैं सेकंड चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल के, जिनका नाम आप लोग याद रखिएगा। इनके नाम से जो हम लोग है डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। देखो यार, डॉक्टर बनो तो ऐसा बनो कि लोगों की हेल्प हो पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्री में सबको दवाइयाँ प्रोवाइड करानी है, पर लेकिन फीस कम से कम रखी जा सकती है ताकि अच्छा डॉक्टर के पास में गरीब लोग भी इलाज कर सकें, ठीक है। किसी को पढ़ा रहे हो तो फीस इतनी कम रख लो आप लोग ताकि आप लोगों का खर्चा भी निकलता रहे सारा, और इसी के साथ में जो एजुकेशन लेना चाहता है उसको पढ़ाई भी मिलती रहे। तो इतना ज़्यादा उसको अफोर्डेबल आप लोग कर दो। तो इस तरीके से होती है सोसाइटी में चीज़ें। और आप लोग देखते हैं यहाँ पर इनके नाम पर अब डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो आप लोग नाम याद रखते हैं, इनका नाम है बिधान चंद्रा रॉय, ठीक है। तो BC रॉय के नाम से बेसिकली ये जाने जाते हैं। 1 जुलाई 1882 में यहाँ पर इनका बेसिकली जन्म हुआ था, और इनकी जो आखिरी सांस इनके द्वारा ली गई थी वो 1962 में ली गई थी। 80 साल की उम्र में ये हमारे बीच में से गए थे। तो ऐसा नाम कमा के चले गए कि आज की डेट में हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को जिंदगी को एंजॉय करना है। इसी के साथ में आज नेशनल CA डे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। चार्टेड अकाउंटेंट के बारे में बात की जा रही है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो यहाँ पर बेसिकली पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया 1949 में, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। खासकर अगर बात करें जो यहाँ पर ये स्टेब्लिश किया गया था 1949 में, तो इसी के चलते यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डे है, वो है GST डे। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे। आप लोग ये बताना है किस ईयर से हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है, क्योंकि उस दिन GST इंप्लीमेंट किया गया था हमारे देश में। और ये जो GST था इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो हैं वो दोनों को मिक्स यहाँ पर कर इसको सामने लेकर आया गया था।
जीएसटी के बारे में आज टाइम नहीं लग पाएगा, शायद एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा कल काफी डिटेल में, आप लोग उसको अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। देखिए आप लोग ना जिस तरीके से, जैसे आज कोई न्यूज आ गई, ठीक है, अभी थोड़ा सा उसके बारे में रुका करें, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर गहमा गहमी चल रही थी, ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा जो स्कीम थी खासकर अग्निपथ, उसके ऊपर कितने सारे इशू चल रहे थे। थोड़ा सा जो अभी उसके ऊपर जो बादल मंडरा रहे होते हैं उसको थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ करो, फिर उसके बाद में सेटल डाउन होने दिया करो, उसके बाद में फिर आप लोग उससे नोट्स बनाया करो और उसके बाद में आर्टिकल भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को लेकर चलना है। तो 3 डे हैं यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में आप लोगों को पता है उड़ीसा के अंदर में ये यात्रा निकाली जाती है जो कि यहाँ पर जगन्नाथपुरी टेम्पल की यात्रा, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं। वैसे तो मैंने इसके बारे में 2-3 बार आप लोगों को पढ़ा है, फिर किस दिन टाइम लगेगा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। आज का आंसर राइटिंग और जो एससी की मेंस के लिए कोटेशन आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, जिसके ऊपर कई बार डायरेक्ट निबंध भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। और महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर ये बात बोली गई थी, बोला गया था इट इज द हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ। आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में, सुना ना आप लोगों ने, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। नोट द पीसेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, यानी कि लोगों को लगता है कि उनके पास में धन है, बहुत सारा मर्सिडीज है, उसके पास में बड़े बड़े बंगले हैं, वो इंसान हेल्दी है। पता चला उसको डायबिटीज की बीमारी है, उसको मतलब एक तरीके से ना उसको थायराइड की बीमारी हो रखी है, सांस लेने में दिक्कत हो रखी है। उस इंसान क्या करेगा उस गोल्ड का, ये बताओ आप लोग। पर लेकिन अगर एक हेल्दी इंसान है, वो झोपड़े में पट्टी में भी सो रहा है ना, झोपड़पट्टी में भी, वो इंसान अपनी जिंदगी में एक तरीके से कुछ भी कर सकता है, कम से कम वो हेल्दी है। तो हमेशा हेल्थ के ऊपर फोकस करो। अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा कमाने के चक्कर में हेल्थ बर्बाद करते हैं और फिर हेल्थ को ठीक करते करते वो सारा पैसा उसमें लगाते हैं हेल्थ को ठीक करने के चक्कर में। तो इस चीज से आप लोगों को हमेशा बचना है। हमेशा एक बैलेंस बनाकर चलो। पैसा भी जरूरी है जिंदगी में, मैं ये नहीं बोलूंगा पैसे के बिना जिंदगी जी जा सकती है, बिल्कुल नहीं जी सकती, पर लेकिन हेल्थ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में बैलेंस बनाना है, थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस आप लोगों को हेल्थ को देना है। हेल्थ के चक्कर में एक तरीके से यानी कि आप लोगों को पैसे के चक्कर में हेल्थ बर्बाद कर देनी है। हाँ, हेल्थ सही रहे। अगर आप लोगों को दो कंपनी है आप लोगों को जॉब दे रही है, एक कंपनी में आप लोगों को इतना काम करना पड़ रहा है और पैसा भी ज्यादा मिल रहा है, पर आप लोगों की हेल्थ जो है वो थोड़ी बर्बाद हो जा रही है। दूसरी कंपनी में आप लोगों की हेल्थ जो है वो अच्छी रह रही है, पैसा थोड़ा कम मिल रहा है। तो हमेशा दूसरे वाली कंपनी को प्रेफर करना है जिंदगी में, यानी कि दूसरे वाली जॉब को प्रेफर करना जहां आप लोगों की हेल्थ को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी के साथ साथ में। यहाँ पर जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। इजराइल जो है वो किसके साथ में बॉर्डर शेयर करता है, जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरेबिया। सही आंसर यहाँ पर क्या है, ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। सही आंसर दो, देखता हूं कौन कौन सी आंसर देता है। पीडीएफ में भी आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा, तो इसको अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। एक डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसके बारे में बताइए, ये इसकी टाइमलाइन क्या है। 2005 से लेके 20, 10 से लेके 25, 15 से लेके 30 या 20 से लेके 35। तो ये 2 क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोगों को देना है, और मैं आशा करता हूं कि अच्छे से आप लोग इनको अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। तो देखते ही देखते महाराष्ट्र की जो है वो काया पलट गई और एकनाथ शिंदे साहब जो हैं वो अब चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, देवेंद्र जो फडणवीस साहब जो है उनको डिप्टी सीएम की पोस्ट दी गई है, तो उनके द्वारा ये पोस्ट एक्सेप्ट कर लिया, उनका डिमोशन हो गया, सीएम से डीएम बन, वो सीएम बोल रहा हूँ सॉरी, सीएम से मतलब डिप्टी सीएम बन गए। हालांकि बड़ी बात यहाँ पर यह, इनके द्वारा खुद ही यहाँ पर इनका नाम अनाउंस किया गया कि ये सीएम है, और इनका नाम डिप्टी सीएम जो है वो अनाउंस किया गया नड्डा साहब के द्वारा, क्योंकि वो यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये सीएम बन गए। अभी देखो आगे चीजें कैसे चलती हैं। वैसे एक छोटी सी वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई थी, जो कि आई होप कि आप लोगों ने देखी भी होगी, जिससे कि आप लोग चीजें अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। दोस्तों आजकल आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से एक चीज देखा होगा कि बड़े जोरों शोरों से लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का काफी ज्यादा प्रमोशन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट को फायदा होगा, इन्वायरमेंट के साथ साथ में इकोनॉमी को फायदा होगा। इकोनॉमी को अगर फायदा होगा तो यहाँ पर ये इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा, और इंप्लॉयमेंट जैसे ही जनरेट करेगा लोगों की अर्निंग बढ़ेगी, और जैसे ही लोगों की अर्निंग बढ़ेगी लोग जो है इंजॉय करेंगे। तो इतनी सारी यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से निकल कर आती है। पर क्या आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए जिस बैटरी की जरूरत होती है वो बैटरी नॉर्मली लिथियम की बनी होती है, और ये लिथियम जो है आज के डेट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। आप लोगों को याद होगा मैंने लिथियम ट्रायंगल के बारे में आप लोगों से बात की थी। किस किस को याद है लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्री होती है? ये कंट्री साउथ अमेरिका के अंदर आती है, इतना मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिए। बाकी आर्टिकल के अंदर तो मैं कवर करूंगा ही, काफ़ी शानदार ये न्यूज़ रहने वाली है। नाइजीरिया के अंदर अभी यहाँ पर लिथियम मिला है, तो नाइजीरिया की आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर बल्ले बल्ले हो गई।
और नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है। मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्री में आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, खासकर एक गरीबी और भुखमरी काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। तो नाइजीरिया ये बोल रही होगी चल मैं अब अमीर हो गई, तेरे से नहीं मिलूंगी, ठीक है, अब मेरे मुंह मत लगना। तो ये एक ऐसी कंट्री है जो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। यहाँ पर आप लोग को गल्फ ऑफ गुनिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। पड़ोस में टोगो है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात भी की थी, ये बैनिन हो गए यहाँ पर। तो इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर अभी काफी लार्ज स्केल पर लिथियम मिला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये पर्टिकुलर टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है या फिर मिनरल्स के बारे में अगर बात करें, एनसीईआरटीज में भी आप लोगों ने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। सबसे पहले तो लिथियम जो है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसके इस्तेमाल यार बड़े बड़े हैं। यानी कि एक तरीके से ना आप लोगों ने वो दोहा सुना होगा कि सत सैया के दोए रे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर। तो ये जो लिथियम है ये देखने में तो छोटा लग रहा है, छोटा मतलब यानी कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है। और इसका जो आप लोगों को बेसिकली जो इसकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है यहाँ पर वो Li के नाम से की जाती है। तो ये जो लिथियम है, इसी लिथियम के बारे में भी कई सारी बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूँ। बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, किस किस कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर ये पाया जाता है, हमारे देश में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, आज की डेट में इसके क्या क्या इस्तेमाल है, और वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यानी कि करंट और स्टैटिक का काफी शानदार मिक्सचर रहेगा। शानदार तरीके से आप लोगों को ये आर्टिकल एंजॉय करना है ताकि काफी कुछ आप लोग यहाँ पर इसके बारे में जान जाओ। अभी क्या है, हाई ग्रेडेड लिथियम जो है वो यहाँ पर डिस्कवर किया गया नाइजीरिया के अंदर में। तो ये समझो कि नाइजीरिया की बल्ले बल्ले हो रही है यहाँ पर। 2019 में टोटल जो लिथियम था, हालांकि वो हाई ग्रेडेड नहीं था, ये लगभग 50 मीट्रिक टन यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि अगर बात करें जो जिम्बाब्वे है उसके कंपेयर में काफी कम है, जहां पर 1200 मीट्रिक टन सेम ईयर में यहाँ पर देखने को मिला। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि कम से कम अगर कुछ ना होने से, अनेक तरीके से ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट भी यहाँ पर किया जाता है। जब माइनिंग की जाती है तो काफी लार्ज स्केल पर इन्वायरमेंट पर भी इंपैक्ट डालता है यहाँ पर ये लिथियम, तो उसके ऊपर भी फोकस यहाँ पर दिया जाता है। आप लोगों ने अक्सर एक बात सुनी होगी, कई बार मैंने भी आप लोगों को बताई है कि जो क्रूड ऑयल है जिसको आप लोग कच्चा तेल बोलते हैं, उसमें से हम लोग क्या निकालते हैं, उसमें से हम लोग मिट्टी का तेल निकालते हैं, उसमें से हम लोग डीजल निकालते हैं, उसमें से हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, उसमें से हम लोग ग्लिसरीन निकालते हैं। और इनके नॉर्मली इनको हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि क्रूड ऑयल में से ये सारे मटेरियल निकाले जाते हैं। इसी तरीके से जो लिथियम है वो भी ऐसा नहीं आप लोगों को प्योर फॉर्म में पाया जाता है। प्योर फॉर्म में तो यहाँ पर ये निकलेगा भी नहीं, अभी आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग जानकर काफी हैरान होंगे। 2 मिनरल्स हैं यहाँ पर जिनके अंदर से इसको निकाला जाता है। एक का नाम है यहाँ पर स्पोडोमाइन और दूसरे का देखने को मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को यह है लेपिडोलाइट। तो ये 2 मिनरल्स हैं जो खुदाई में निकलते हैं और इनके अंदर से लिथियम निकाला जाता है। और यहाँ पर जो रॉक्स हैं यानी कि जो चट्टाने हैं उनका नाम है यहाँ पर कैंस ग्रीनसन, ठीक है। तो कैंस ग्रीनसन 2 यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये रॉक्स हैं जिसमें से यहाँ पर ये नॉर्मली निकाले जाते हैं। तो एक तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि डायरेक्ट कई बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी मैंने क्यों बोला आप लोगों को कि वैसे तो ये मिलेगा भी नहीं इन्वायरमेंट में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि जरा सी देर में यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है यहाँ पर ये, और इसके अंदर आग भी लग सकती है। तो इसीलिए इसको यहाँ पर मिनरल ऑयल के अंदर में रखा जाता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर इसको ऑयल के अंदर में नहीं रखा जाएगा तो ये काफी ज्यादा रिएक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेगा। Li इसका सिंबल है, काफी सॉफ्ट सिल्वर व्हाइट मेटल आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में बात करें तो ये काफी लाइट और एक लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट भी आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में था वो था लिथियम ट्रायंगल। वैसे अगर आप लोग यहाँ पर SLVpedia पेज के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लिथियम ट्रायंगल के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर चीजें भी शेयर कर रखी हैं, ठीक है। तो लिथियम ट्रायंगल अगर कोई डायरेक्ट पूछे आप लोगों से कौन कौन सी कंट्री इसके अंदर में आती है, तो बोलिविया आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, और ये है चिली, ठीक है। और नीचे हो गया अर्जेंटीना, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो एरिया है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, बेसिकली इसको यहाँ पर व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर ट्रायंगल फॉर्म करते हैं और यहाँ से ये निकाला जाता है। इसीलिए इन कंट्री के साथ में हर एक कंट्री चाहती है कि यार हमारे रिलेशन अच्छे बने रहे। क्यों? क्योंकि लिथियम निकलेगा तो फिर उसका इस्तेमाल किया जाएगा आसानी से और उसको ये एंजॉय कर सकते हैं अपना। खासकर चाइना यहाँ पर काफी ज्यादा नजरे गड़ाए बैठा है।
तो व्हाइट गोल्ड जो है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और रिचार्जेबल जो बैटरी है उनकी डिमांड जैसे बढ़ रही है आज के डेट में, आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर ले, अपना जो मोबाइल है उसकी बात कर लीजिए, आप लोग जिस लैपटॉप में मैं यहाँ पर सारी चीजें बना रहा हूँ वीडियो, उस लैपटॉप की बैटरी के बारे में आप लोग बात कर लीजिए। तो यहाँ पर हर जगह घर में इन्वर्टर आप लोगों को देखने को मिलता है, बैटरी वगैरह बनाई जाती है। तो आज की डेट में इसकी रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ गई है कि जब सोलर एनर्जी की बात करते हैं और हम लोग उसको स्टोर करने की बात करते हैं तो वहां पर भी बैटरी ही काम आती है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम लोग अच्छी लेवल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को आगे लेकर चले, तो हम लोग की डिपेंडेंसी जो है वो लिथियम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर जा रही है। तो इसलिए हमारे पास में लिथियम अगर होगा तो आसानी से हम लोग काम कर पाएंगे। तो यूज़ क्या क्या है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैंने बताई दिए सारे, जहां पर इसकी बैटरी वगैरह आप लोग देखने को मिलता है, इनमें सब में यूज़ की जाती है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, खासकर नॉन रिचार्जेबल बैटरी, जो कि हार्ट के अंदर में जब पीस मेकर के बारे में हम लोग बात करते हैं, टोए के अंदर या फिर क्लॉक के अंदर भी बात करते हैं। और इससे भी बड़ी बात है यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये एक लाइटेस्ट जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। सॉरी, यहाँ पर बात करें तो ये लाइटर ऑफ 2 लिथियम जो आइसोटोप्स हैं उनका यूज किया जाता है यहाँ पर बेसिकली किसके प्रोडक्शन में, ये है यहाँ पर ट्राइटेनियम। तो यहाँ पर ये एक न्यूक्लियर वेपन में की कंपोनेंट के तरीके से यूज किया जाता है। तो यानी कि इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिर से वही बोलूंगा, लिथियम बिल्कुल वही है कि सत सैया के दोयरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर। तो ये पूरे गंभीर घाव कर रहे हैं। अगर ढांचागत विकास के बारे में बात करें तो एयरक्राफ्ट, बाइसिकल फ्रेम, इसी के साथ में हाई स्पीड ट्रेन, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यहाँ पर, क्योंकि काफी ज्यादा हल्का होता है। तो एल्यूमिनियम और लिथियम का जब एलॉय बनाया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है, तो वो काफी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है और काफी हल्का भी होता है, लाइट, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इससे फायदा क्या होता है, एक तो स्ट्रॉन्ग हो गया और ऊपर से यहाँ पर हल्का हो गया। तो यही तो चाहिए, और क्या चाहिए, ताकि वेट जो है वो काफी कम देखने को मिले। इसी के साथ में लिथियम जो हाइड्राइड के बारे में बात करें तो ये एक तरीके से जो स्टोर करने का काम करता है हाइड्रोजन। आप लोगों को पता होगा रिसेंटली अभी हाइड्रोजन से गाड़ी बनाकर उसको चलाने की बात की गई थी। तो अच्छी बात यहाँ पर यह कि हाइड्रोजन को अगर स्टोर करने की बात करते हैं तो वहाँ पर भी लिथियम के लिए हम लोग यहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में लिथियम जो है, मैग्नीशियम और लिथियम का मिक्सचर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। और जैसे कि आर्मर, ठीक है, यानी कि हथियार बनाने के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका इस्तेमाल किया जाता है। आर्मर जो यहाँ पर बात की जा रही है प्लेटिंग के बारे में, इसका मतलब होता है एक तरीके से कवच चढ़ाना किस चीज के ऊपर, जैसे कि जो यहाँ पर मोस्ट हाइड्रोस्कोपिक जो मटेरियल होते हैं उनके ऊपर इसको यूज किया जाता है। तो यानी कि इसका काफी लार्ज स्केल पर आप लोग इस्तेमाल देखेंगे, ताकि हाई टेम्परेचर जो है एक तरीके से वो जो यहाँ पर होता है, तो लिथियम जो होता है उसका यूज किया जाता है ताकि एक ऑल पर्पज और हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये भी एक इस्तेमाल आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा। ये कई सारे जो यूजेस हैं ये यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। और इससे भी जो खतरनाक, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, जब यहाँ पर 2019 में नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री के अंदर में, तो लिथियम आयन बैटरी के बारे में यहाँ पर बात की गई थी कि यहाँ पर वो पर्सन जिनके द्वारा यहाँ पर इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की गई, तो उसके लिए नोबेल केमिस्ट्री प्राइज तक यहाँ पर दे दिया गया। तो इन तीनों पर्सनैलिटी के नाम आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। पहले का नाम है एम स्टैनली वेटिंगम, दूसरे का नाम है जॉन बी गोडाइनफ और तीसरे का नाम है अकीरा योशिनो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिसके द्वारा यहाँ पर इसके ऊपर काम किया गया। और आज की डेट में अगर लिथियम के बारे में आप लोग बात करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में, तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, पेरू हो गया, चिली हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये बोलिविया हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जर्मनी, पोर्चुगल, स्पेन, फिनलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में आप लोगों को बिल्कुल ना के बराबरी है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी है यहाँ पर, जिम्बाब्वे, ये आप लोगों को अलग अलग एरिया देखने को मिलते हैं जहाँ पर लिथियम जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर पाया जाता है। रॉ मटेरियल के तौर पर अगर बात करें, लिथियम की सप्लाई जो है वो सबसे ज़्यादा आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया है और दूसरे नंबर पर आप लोगों को चिली यहाँ पर नजर आएगा, तो ये याद रखिएगा। वैसे मैंने ट्राइंगल के बारे में बताया, वो तो आप लोग याद रख सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चौथे नंबर पर आप लोगों को अर्जेंटीना यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्री हैं जिनका नाम आप लोगों को कम से कम याद रखना है, जितना ज़्यादा लार्ज स्केल पर लिथियम आयन बैटरी जो है वो न्यूज़ में है। अगर बात करें कि यार अपने देश में बताओ, हमारे देश में कहीं पाया जाता है क्या, अभी रिसर्चर के द्वारा यहाँ पर कुछ चीज़ें एस्टिमेशन लगाई गई, जिसमें एटॉमिक मिनरल जो डायरेक्टरेट है उसके द्वारा बोला गया कि हाँ भाई हाँ, हमारे देश में भी है लिथियम के रिजर्व। तो कहाँ पर है, ये कितना है, तो बोला गया कि लगभग 14,100 टन, यानी कि यहाँ पर हमारी कंट्री में ये लगभग 14,000 के करीब टन जो है ये लगभग माना गया, पाया गया साउथ कर्नाटका का जो मांडिया डिस्ट्रिक्ट है, रिसेंटली वहाँ पर डिस्कवर किया गया, ठीक है। तो
तो इंडिया में पहली बार यहाँ पर कोई ऐसा डिपॉजिट अभी यहाँ पर देखने को मिला है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री में अब तक चीज़ें डिस्कवर नहीं की गई है। अगर खोजने बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं। जैसे माइका आप लोगों को राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है, ठीक है। पिगमेटाइट आप लोगों को देखने को मिलेगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अंदर में। इसी के साथ में बेरिंस यानी कि जो नमक बनाने वाला एरिया है वो राजस्थान और गुजरात में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी या फिर आप लोगों ने नहीं सुनी है, तो आप लोगों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन होगी। हमारे देश में अगर आप लोगों से पूछे कोई सबसे ज़्यादा नमक बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है गुजरात। लगभग 80% जो देश का नमक है वो गुजरात से निकल कर आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। अभी यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था, क्योंकि गुजरात के जो किसान हैं यहाँ पर वो इस चीज़ के लिए मुहिम लगा रहे हैं कि जो नमक है वो यहाँ पर एक तरीके से उसको एक नहीं, जिस तरीके से किसान होते हैं उसी तरीके से नमक की खेती करने वाले लोगों को भी किसान माना जाए, ताकि उनको भी MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो प्रोवाइड कराया जा सके। तो उसके लिए अभी यहाँ पर गुजरात के किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे काफ़ी लार्ज स्केल पर, क्योंकि आज की डेट में यहाँ पर इनको नॉर्मल वर्कर की तरीके से देखा जाता है। तो जो किसानों को कई सारी सब्सिडी, कई सारे जो फायदे मिलते हैं वो यहाँ पर इनको नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी वजह से कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो बार बार इसी को लेकर यहाँ पर मुहिम उठाई जाती है कि एक तरीके से हमको किसानों की तरीके से ट्रीट किया जाए, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा नमक जो है उसको आप लोग NaCl बोलते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। NaCl यहाँ पर नमक तो दिया नहीं गया, वहाँ पर डायरेक्ट NaCl दे रखा था कि कौन सा केमिकल कंपोनेंट जो है वो यूज़ हुआ बेसिकली जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के टाइम पर, तो NaCl लिख रखा था वहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग सोचो कि कैसे इंसान एकदम घूम जाए, उस टाइम पर वैसे प्रेशर होता है। मैंने पहली बार जब क्वेश्चन पढ़ा, जब मैं एग्जाम में बैठा हुआ था, तो पहली बार मैं पढ़ के निकल गया, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं कहीं मैंने उसको छोड़ दिया क्वेश्चन को। जब मैं दूसरे राउंड में आया, थोड़ा सा दिमाग शांत हो गया, काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो दूसरे राउंड में आया, दूसरे राउंड में देखा मैंने, ओ तेरी ये तो नमक लिखा हुआ है भाई मैंने कहा ये देखो UPSC वालों के ड्रामे। तो ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो जब दिमाग आप लोगों का शांत रहेगा तो अच्छे से आप लोग उसको एंजॉय कर पाएंगे और चीज़ें भी आप लोग ढंग से लेकर चल पाएंगे। तो हमेशा पढ़ने से नहीं होता है, दिमाग शांत रखने से एग्जाम क्लियर होता है। पढ़ती तो दुनिया है पर लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जो दिमाग शांत रख पाता है एक्चुअल में वही एग्जाम क्लियर करके ले जाता है। हमारे देश के कोई इनिशिएटिव है कि यहाँ पर लिथियम को लेकर, भाई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए इनिशिएटिव क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल है। हमारी कंट्री में जो खनिज विदेश लिमिटेड है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जो है वो इसी के लिए काम करती है। और अर्जेंटीना के साथ में तो दोस्ती भी कर लिए। ये बोला देख भाई अर्जेंटीना, तुझे जो चाहिए हमसे हम तुमको देंगे, बस तुमको क्या करना है, हमको लिथियम देते रहना। अर्जेंटीना बोल रहा है कि हाँ चाहिए, बता क्या चाहिए, कि हमको ना ब्रिक में मेंबर बना देना भाई, हम लोग ब्रिक में मेंबर बनना चाहते हैं। आप लोगों को पता है कि ब्रिक में आज के डेट में 5 मेंबर हैं। 5 मेंबर में कौन कौन मेंबर है, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता है, ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो ब्रिक का जो एक्रोनिम है यहाँ पर वो BRICS लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी चाह रहे हैं, एक तो चाह रहा है कि यहाँ पर अर्जेंटीना कि मुझे भी ब्रिक का पार्ट बना लो, और दूसरा चाह रहे हैं यहाँ पर ईरान। तो अगर ईरान और ये इंडिया जो है ब्रिक का पार्ट बनना चाहते हैं तो यहाँ पर ये तभी बन पाएंगे अगर पांचों के पांचों मेंबर जो हैं वो सहमत हो जाते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगी कि आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, पाकिस्तान ब्रिक की मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता था, पर लेकिन पाकिस्तान बेचारा रो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिक का एक मेंबर जो है उसने पाकिस्तान को आने के लिए अलाउ नहीं किया और वो एक मेंबर कौन है, वो है हम, नन अदर देन ओनली इंडिया, ठीक है। तो हमारे द्वारा बेसिकली पाकिस्तान की एंट्री जो है बैन कर दी। बोला कि हम लोग नहीं चाहते कि जो ब्रिक है वो साग बने, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजन कोऑपरेशन, जैसे उसकी मीटिंग में पाकिस्तान रायता फैलाता रहता है, तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पर पाकिस्तान रायता फैलाए। वरना चाइना तो बेसिकली दिल खोल के बैठा हुआ है कि मेरा दोस्त, मेरा लंगोटे यार, मेरा हमदम, मेरा जाने जिगर जल्दी से आ जाए यहाँ पर लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अगर बात करूँ यहाँ पर जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, यहाँ पर ये स्पेसिफिकली यहाँ पर एक्वायर कर रही है स्ट्रेटेजिक मिनरल एसिड्स, लिथियम वगैरह, कोबाल्ट वगैरह, तो ये काम करती है इस एरिया में। तो हमारी कंट्री की साइड से आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो था पूरा आर्टिकल, जो मैंने आप लोगों को सारी बातें बताई, तो माइंड में कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर क्या इंपैक्ट है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पर नोबेल प्राइज मिल चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जा रहा है, इंडिया के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है, और इसी के साथ में कौन हमारी कंट्री में इसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब अच्छा लगेगा अगर क्वेश्चन का आंसर दोगे। यूपीएससी ने 2008 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा इससे रिलेटेड, जो कि आप लोगों के सामने है। बात की जा रही है कि
कौन सा पार्ट लाइटेस्ट यानी कि सबसे हल्का और कौन सा हैवीएस्ट यानी कि सबसे भारी मेटल है जो कि आपस में एक साथ में जुड़े हुए हैं। यानी कि जो ये ग्रुप यहाँ पर दे रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार यूपीएससी पूछ चुकी है आप लोगों से पहले, तो आगे भी बन सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बोला गया सबसे हल्का और सबसे भारी यहाँ पर कौन सा है, तो लिथियम मरकरी, लिथियम ओस्मियम, इसी के साथ में लिथियम जो एल्यूमिनियम ओस्मियम और एल्यूमिनियम मरकरी। ठीक है, तो सारे ऑप्शन ऐसे बनाए जाते हैं, जैसे लिथियम लिथियम हो गया यहाँ पर, ठीक है, 2 बार आ गया, मरकरी 2 बार आ गया, ठीक है, ओस्मियम 2 बार आ गया, एल्यूमिनियम 2 बार आ गया। तो यूपीएससी ना भाई साहब दिमाग से क्वेश्चन बनाती है आप लोगों के दिमाग से खेलने के लिए, तो इसलिए वहां पर वो अनप्रडिक्टेबल कमीशन बोला जाता है, तो वहां पर इसलिए आप लोगों उसी पैटर्न में तैयार होकर भी जाना है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करेंगे इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, तो लिथियम और इसी के साथ में ओस्मियम। तो यहाँ पर लिथियम जो है वो लाइटेस्ट है, अभी मैंने बताया इसका जो है एटॉमिक नंबर 3 और आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा एलाइस का सिंबल। इसी तरीके से ओस्मियम जो है उसका 76 आप लोगों को एटॉमिक नंबर देखने को मिलेगा और ओएस उसका बेसिकली सिंबल है यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये है बेसिकली लाइटेस्ट और एक तरीके से हैवीएस्ट जो मेटल है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में, तो आंसर इसका बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए फॉर्म किया गया है, बात की जा रही है कौन सी कंट्री यहाँ पर लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है। यार इसका तो आंसर मैं आप लोगों से मांगता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने डिटेल में पढ़ाया और आप लोगों को इवन आप लोगों को भी दिखाया, टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर रखा है काफी लंबे समय से। इसका आंसर तो सही चाहिए मुझे बिल्कुल आप लोगों से। ठीक है, तो बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, चिली, इसी के साथ में ब्राजील, बोलिविया, अर्जेंटीना। सही आंसर बताओ, तार तुक्का मार मुक्का करके नहीं बताना है, बिल्कुल आप लोगों को पढ़ाया तो याद होना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री है लिथियम ट्रायंगल में, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर बोलिविया बताया मैंने, ब्राजील बताया, या फिर क्या बताया, क्या याद आ रहा है आप लोगों को मैंने क्या नहीं बताया। ब्राजील का जिक्र किया था मैंने वहाँ पर, ब्राजील का तो नहीं किया मैंने, तो आसपास के देश बताए थे सारे, जैसे आप लोग यहाँ पर देखते हैं बोलिविया हो गया, चिली हो गया और अर्जेंटीना हो गया। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। तो क्वेश्चन के आंसर जब एक बार आप लोग देते हो ना, तो वीडियो को पॉज कर लिया करो थोड़ा सा, इससे क्या होगा, यहीं आप लोग क्वेश्चन गलत कर लोगे, एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये छोटा सा काम जरूर किया करो, वरना अगर वहां पर जाकर गलत करोगे तो वहां भारी पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो चल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर लिथियम जो यूज किया जा सकता है कहाँ पर, बात की जा रही है ग्लासेस और जो ग्रीस, यानी कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, मेडिकल, न्यूक्लियर वेपन, फ्यूल। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर जगह आप लोगों को इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। तो अगर कल को लिथियम के बारे में कुछ लिखने के लिए भी आता है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, कहाँ पर पाया जाता है, स्ट्रेटेजिकली इंडिया में कौन काम करता है, हम लोग कहाँ से इसके साथ में व्यापार करने की सोच रहे हैं, तो सारे पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करो कि उसकी आगे पीछे की सारी चीजें तैयार हो जाए। ठीक है, फीडबैक जरूर दिया करो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में, कैसा लगता है, लाइक या फिर डिसलाइक कर आप लोग वीडियो को बता सकते हो, और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट छोड़ सकते हो, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग जो है चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए आप लोगों को बातें। ओके, एक छोटी सी बात आप लोगों से पूछना चाहूंगा यहाँ पर, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आज की डेट में जैसे पीरियोडिक टेबल आप लोग याद करते थे, तो कोई एक्रोनिम बना रखे थे सबने, आप लोगों का था कोई इस टाइम पर एक्रोनिम, हाँ यार ये पीरियोडिक टेबल याद करने का। जैसे मुझे अभी याद आ रहा है एक कुछ ऐसी लाइन थी, लीना का रब से अफेयर, कुछ ऐसी कि कुछ मतलब 2-3 लाइन थी ऐसी कि बार बार आए आंटी, कुछ ऐसी कुछ करके याद कराया था उस टाइम पर टीचर ने, अब तो भूल गए खैर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर डी हो गया। आप लोग बताइए आप लोगों को ऐसा आप लोगों ने एक्रोनिम बनाया था, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये पिछले 3 दिन से मैं कवर करने के लिए सोच रहा हूँ, और कई सारे आर्टिकल इस पर आ चुके हैं, इवन इस पर डेटा पॉइंट भी पब्लिश हुआ, तो मुझे आज मौका मिला, मैंने कहा आज तो इसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, देखिए कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, इतना तो यार आप लोगों को गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर कोई आर्टिकल लाता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग मैगजीन के, न्यूज़पेपर के जो भी आर्टिकल निकाल के आप लोगों के लिए लाए जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा, खासकर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, वो आप लोगों का कभी नहीं छूटेगा। और इसीलिए यहाँ पर तसल्ली रखिएगा कि अगर आप लोग लेक्चर नहीं छोड़ेंगे तो आप लोगों का टॉपिक नहीं छूटेगा। अगर लेक्चर ही आप लोगों ने छोड़ दिया, देखिए उसमें तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, पर हाँ लेक्चर नहीं छोड़ोगे तो टॉपिक आप लोगों का हो सकता है कि एक आध दिन बाद में हो जाए या एक आध दिन पहले हो जाए, पर लेकिन आप लोगों का टॉपिक जरूर कवर होगा। तो इतना आप लोग थोड़ा सा जरूर एक तरीके से आप लोग ये रखिएगा कि हाँ इतना तो ट्रस्ट आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग क्वेश्चन पेपर उठाकर देखते रहा करो, पुराने आंसर राइटिंग के लिए भी, या फिर आप लोग इसी के साथ में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी, इससे आप लोगों को एक अंदाजा लगता रहेगा कि कैसे प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आप लोगों को खुद को भी एक गाइडेंस मिलता रहेगा। इंडिया और गिग वर्कर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो ये गिग वर्कर होते क्या है, बड़ा डिफरेंट सा नाम रखा गया गिग वर्कर, एक नाम रख दिया ओटीटी। ठीक है, ये सारे ऐसे नाम आ रहे नए नए निकलकर, जब से डिजिटल फील्ड और ये सब चीजें चली हैं, तो बोला गया कि 2.35 करोड़ हमारे देश में 2030 में गिग वर्कर हो जाएंगे।
आप लोगों को पता है हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 130 से भी ज़्यादा है, 131 करोड़ के करीब आप लोगों को हमारी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। उसमें से लगभग 2 करोड़ 35 लाख लोग जो हैं वो अकेले यहाँ पर गिग वर्कर की कैटेगरी में आएंगे। तो ये वो गिग वर्कर हैं आज की डेट में। आप लोग घर पर कोई भी सामान मंगाते हैं अमेजन से, जोमेटो से, स्विगी से, या फिर उबर, ओला वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो टेम्परेरी एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर जो काम करने वाले लोग होते हैं, ये सारे गिग वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। इनके साथ में दिक्कत क्या होती है कि इनके लिए कोई भी प्रॉपर एक सिक्योरिटी नहीं होती है, खासकर जॉब सिक्योरिटी के बारे में बात करें। और कई सारे अगर बात करें यहाँ पर एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस के बारे में, तो यहाँ पर वो भी प्रॉपर नहीं इनके लिए मिल पाता है। यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी में जैसे कि पेंशन वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, वो सब चीज़ें, एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह। तो अभी नीति आयोग के द्वारा हमारे देश में ये रिकमेंड किया गया कि भाई साहब ये भी तो इंसान ही हैं यार, इनको क्यों नहीं आप लोग काउंट करके चल रहे हो? आगे आने वाले टाइम में इनकी संख्या इतनी बढ़ने वाली है कि लोग जो हैं उनको घरों में ही सर्विस मिलेगी। खासकर कोविड-19 के टाइम पर जितना इनके द्वारा हिम्मत दिखाई गई है, और खासकर डॉक्टरों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, शायद ही किसी और इंसान के द्वारा दिखाई गई होगी। तो अभी फोकस यहाँ पर यह होना चाहिए कि इनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। आप लोगों ने देखा होगा जब बारिश होती है तभी भी आप लोग खाना मंगाते हैं तो खाना लेकर आते हैं। अगर आप लोगों के लिए जो रेस्टोरेंट अगर बंद नहीं हुआ होगा तो घर तक आप लोगों का खाना पहुंचाया जाता है, भले ही भीग कर क्यों ना आए, ठीक है, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी पर्सन ऐसा कोई आता है तो आप लोग उसको कम से कम पानी ऑफर कर सकते हैं, एटलीस्ट इतना तो आप लोग किया कीजिए। खासकर ये भी इंसानी है यार, किसी न किसी घर से मजबूरी में इंसान ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखते हैं। आज की डेट में लगभग 77 लाख लोग जो हैं वो यहाँ पर आज की डेट में अगर बात करें 2020-21 में इस फील्ड के साथ में जुड़ गए हैं। और कोविड-19 ने तो यहाँ पर 2020 से बात चली, इनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ा दी है। अभी यहाँ पर जो किस तरीके के लोग आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक तरीके से कुछ तो ऐसे हैं जो कि प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विस पर बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विस, यानी कि कुछ तो ऐसे जैसे कि अभी बता दें यहाँ पर कि ये ऑनलाइन ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। कई सारे टेम्परेरी ऐसे भी हैं कि पार्ट टाइम ऑफ सेक्टर में जॉब करते हुए आप लोग को नजर आएंगे। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि 47% जो गिग वर्कर हैं वो मीडियम स्किल के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 22% हाई स्किल के भी लोग हैं और 31% इसमें लो स्किल के लोग हैं। मतलब क्या हो गया? मतलब कि ऐसा है कि कई सारे तो आप लोग यहाँ पर इसके अंदर इंजीनियर भी काम करते हुए पाए जाएंगे। मैं अभी यहाँ पर एक दोस्त से बात कर रहा था तो उसके द्वारा बोला गया कि यार आज ना बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला क्या हो गया? कि आज एक बंदा जो है वो खाना डिलीवर करने आया और मैंने उससे पूछा कि क्या काम करते हो भाई? तो मतलब परेशान था थोड़ा सा वो, तो उसने पानी वानी पिलाया, उससे पूछा तो बोल रहा है कि मैं एक इंजीनियर हूँ, ठीक है। तो वो डिलीवरी का काम कर रहा है क्योंकि फिलहाल जो है कोई भी जॉब नहीं है हाथ में, ठीक है। पर अच्छी बात यह है कि इंसान जो है वो हार नहीं मान रहा है, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। पर लेकिन फिर भी क्या उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो एक डिलीवरी बॉय बनने वाली है? आज की डेट में आप लोग ये समझ सकते हैं हालत इतनी खस्ता है। तो इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहना है, अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा अच्छे लेवल पर लेकर चलना है, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर यह कि कोई ऐसा पर्सन आता है तो उसकी हेल्प भी आप लोगों को करनी है, ठीक है। एक तरीके से ध्यान भी रखना है अपना थोड़ा सा, क्योंकि कई सारे फेक इंसान भी आते हैं तो उससे भी थोड़ा सतर्क रखना है। किसी की भी हेल्प करो तो ऐसे करो ताकि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 2029 और 30 के अंदर में गिग वर्कर जो है एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि 6.7 नॉन एग्रीकल्चर जो टर्न वर्क फोर्स और 4.1 जो है टोटल लाइवलीहुड जो वर्क फोर्स है वो यहाँ से आप लोग के निकल कर आएगी। यानी कि आने वाले टाइम में संख्या बढ़ने वाली है, मोटे मोटे तौर पर आप लोग ऐसा बोल सकते हो। गवर्नमेंट ने क्या कोई यहाँ पर काम किया है इनके लिए अगर आप लोग बात करें तो अभी मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगा यहाँ पर जो कि आप लोग समझ पाएंगे। और खासकर बात की जाएगी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आप लोग किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें फैसिलिटी मिलेंगी, ठीक है। पर लेकिन अगर किसी के घर पर कोई इंसान खाना बनाने जाता है, कोई साफ सफाई करने जाता है किसी के घर पर, ठीक है, कोई गाड़ी साफ करने वाला है, इस तरीके से इंसान आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कोई रेडी लगाने वाला है, कोई गोलगप्पे वाला हो गया, ठीक है। तो उनके बारे में अगर आप लोग बात करें तो उनके लिए कोई ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में कुछ चीजें हैं। अगर बात करें जैसे संडे बाजार, मंडे बाजार, मंगल बाजार आप लोग लगते हैं, वहां पर जो इंसान आते हैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन वर्कर, माइग्रेंट वर्कर, गिग वर्कर, स्ट्रीट वेंडर जो सड़कों पे सामान बेचते हैं, ठीक है, ठेले पर सामान बेचते हैं, डोमेस्टिक वर्कर घरों में काम करते हैं, एग्रीकल्चर वर्क फोर्स भी अनऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी में आती है, याद रखिएगा, और भी कई सारी कैटेगरी। तो ये सारी अनऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो इनको कैसे लेकर चलना है। खासकर अगर इनको हम लोग ढंग से साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो बहुत ही बड़ा सेक्शन सोसाइटी का हम लोग पीछे छोड़ देंगे, अगर इनके लिए कोई प्रॉपर हम लोग स्कीम लेकर नहीं आ पा रहे हैं। तो इसलिए हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसके द्वारा बड़ा ही सराहनीय काम किया गया।
ई श्रम पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया और जिसमें बोला गया कि ऐसे लोग जो कि अनऑर्गेनाइज एरिया में काम करते हैं उनके लिए नेशनल लेवल पर एक डेटाबेस बनाया जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर इसको ढंग से इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर ये लॉन्च किया गया ई श्रम पोर्टल हमारे देश के अंदर में। अगर बात करें यहाँ पर तो इसके अंदर कई सारे फायदे देखने को मिले। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह मैंने अभी बताया, हमारे देश में लगभग 130 प्लस या फिर 131 करोड़ के करीब लोग हैं। 38 करोड़ उसमें से अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी में आप लोगों को काम करते नजर आएंगे, यानी कि इनके पास में कोई सिक्योर जॉब नहीं है कि प्रॉपर इनको छुट्टी मिल जाए अगर ये बीमार है तो, ठीक है, वो चीजें नहीं है। अगर आज ठेला नहीं लगाएंगे तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा, वो वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ऐसे लोगों को ई श्रम कार्ड दिया जाएगा जो कि 12 नंबर का होगा। जैसे आप लोगों का आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड कितने नंबर का होता है? 8, 10 या फिर 12? बताइए, देखा है कभी गिनकर? बताइए, चलिए ठीक है। ई श्रम पोर्टल के फायदे हैं कई सारे, जैसे कि 2 लाख रुपए मिलेंगे डेथ या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी अगर होती है किसी रीजन की वजह से, और 1 लाख रुपए मिलेंगे पार्शियल डिसेबिलिटी होती है। तो अगर किसी इंसान को पता नहीं है कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी स्कीम उनके द्वारा उनके लिए निकाली गई है, तो आप लोग उनको इन्फॉर्म भी कर सकते हैं अगर आप लोगों के आसपास में कोई ऐसा इंसान जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया में काम करता पाया जाता है। तो ये आप लोग को एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यही स्कीम वो होंगी जब आप लोग डीएम बन जाएंगे तो आप लोग इन्हीं स्कीम को आगे चलकर इंप्लीमेंट करोगे। तो ये स्कीम्स वगैरह आप लोगों को इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि जब आप लोग डीएम की पोस्ट पर जाकर बैठो या फिर किसी भी गवर्नमेंट में आप लोग डिपार्टमेंट में जाकर बैठो तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ पाएं। अगर बात की जा रही है हाउ द गिग इकोनॉमी वर्क, ठीक है, तो इंडिविजुअल जो है वो यहाँ पर एक तरीके से वर्कर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। वर्कर जो एम्प्लॉय हैं वो यूजुअली एक दूसरे को टेक्नोलॉजी के थ्रू पाते हैं, जैसे कि ऐप के थ्रू आप लोग चले गए, जैसे मुझे कैब बुक करनी होती है कहीं जाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये नहीं पता कि कौन पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कैब लेकर आएगा। मैं जब बुक करता हूं तो यहाँ पर कोई भी इंसान आ सकता है, ठीक है, तो वहां प्री डिफाइंड नहीं है कि यहाँ पर यही इंसान आएगा और हर बार अलग अलग इंसान देखने को मिलेगा। तो वो ड्राइवर और मैं किसके थ्रू मिले? यहाँ पर एक ऐप के थ्रू हम लोग यहाँ पर मिले। गिग वर्कर जो है वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर आप लोग हैं, यानी कि वो भी अपना एक ऐप के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और फिर वहां से अपना सर्विस प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा, आप लोग इनको फ्रीलांस की कैटेगरी में भी बोल सकते हैं। कि आप लोगों को एक बात बताऊं यहाँ पर, जैसे कि अगर बात करें ओला और उबर, फिलहाल 2 ऐसे ऐप हैं जो कि काफी लार्ज स्केल पर चल रहे हैं। दोनों के दोनों जो ऐप हैं यहाँ पर, ये दोनों के दोनों ऐप को लोग जो है अपने मोबाइल में एक तरीके से इंस्टॉल करके रखते हैं और दोनों के लिए काम करते हैं यहाँ पर नजर आते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं। तो एक तरीके से आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पर, ये एक फायदेमंद हो जाता है कि हाँ आप लोगों को सर्विस आसानी से मिल जाती है, खासकर उस टाइम पर भी जब आप लोगों को कहीं जाना होता है बड़ी ही अर्जेंटली। खुद के अपने जो भी टैक्सेस होते हैं, जो बेनिफिट होते हैं, तो फ्रीलांसर जो है वो पे करते हैं अपने आप से खुद से। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। गिग वर्कर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर कई सारी कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो आज के दिन में चीजें बढ़ती जा रही हैं। आने वाले टाइम पर इनका रोल भी आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कोई भी आदमी जो है अपने आप को फिक्स नहीं करना चाहता। हर एक इंसान जो है वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है और ये अच्छी बात भी है। अगर कोई अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है तो उसको आप लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। पर्सनल सर्विस में काफी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में कंस्ट्रक्शन और यहाँ पर जो रियल इस्टेट में, ट्रांसपोर्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में, रिटेल में, तो बाकी ओवरऑल यहाँ पर ये आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो यानी काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर अभी फिलहाल के टाइम पर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे गिग वर्कर। तो आने वाले 8 से 10 सालों में यहाँ पर इनकी संख्या और लार्ज स्केल पर बढ़ने वाली है। तो इसलिए जो अभी यहाँ पर बात की जा रही है, इनके लिए ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि यहाँ पर इनके लिए प्रॉपर ये इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करा देनी चाहिए। तो आप लोग ये क्या रहे हैं, मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? तो ये तो जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। अलग से अगर आप लोगों से कोई यहाँ पर पूछ बैठे, इंटरव्यू में जैसे क्वेश्चन पूछा गया था एक पर्सन से, यहाँ पर बोला कि सर ये पूछा गया था मेरे से कि अनऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल जो है बेसिकली यहाँ पर कैसे आप लोग डिफरेंट करोगे यहाँ पर ऑर्गेनाइज या फिर फॉर्मल सेक्टर के साथ में, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज जैसे कि यहाँ पर और इनफॉर्मल अगर शब्द जो आप लोग यूज करते हैं तो स्मॉल और स्कैटर्ड यानी कि बिखरी हुई यूनिट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल आप लोगों को इनके ऊपर नजर नहीं आता है नॉर्मली। रूल्स और जो रेगुलेशन है यहाँ पर बात की जाती है, बनाए तो जाते हैं पर प्रॉपर कई बार फॉलो नहीं किए जाते हैं। जॉब जो रहती है काफी लो पेड जॉब आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो भी रेगुलर नहीं है। जब चाहे कोई टैक्सी चलाने वाला अपने ऐप को बंद कर अपने घर जाकर लेट सकता है, कोई उससे कोई पूछेगा नहीं कुछ कि क्या कर रहे हो, ठीक है। कोई प्रोविजन नहीं है यहाँ पर ओवर टाइम का, जब चाहे वो कर सकता है। पेड लीव का कोई प्रोविजन नहीं है, हॉलीडे का कोई प्रोविजन नहीं है। ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर, यानी कि सिक्योर नहीं है एम्प्लॉयमेंट। ये है कि आप लोग जाकर अपना कोई काम धंधा नहीं है तो काम धंधा एक तरीके से आप लोग एक यहाँ पर कर सकते हैं। लीव विदाउट एनी रीजन, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन आप लोग यहाँ पर नजर आ सकते हैं। ये इसी के साथ में कई सारे ऐसे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं स्ट्रीट के अंदर में, सड़कों के अंदर, गलियों के अंदर कुछ बेच रहे हैं, कुछ रिपेयर कर रहे हैं।
किसान जो है, फार्मर जो है, ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर जो लेबर हायर की जाती है, जैसे खेतों में आप लोग देखते हैं खासकर गेहूं कट गए या फिर गन्ने की बुआई होगी, ठीक है, गन्ने को छीलने वाली बात आ गई उस टाइम पर, तो उस टाइम पर भी आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी वो चीजें हैं जिनके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसको दूर करके आप लोगों को चलना है, क्वेश्चन कई बार यहाँ से भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने बता दी गिग वर्कर के बारे में, तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। ये स्कीम के बारे में जरूर याद रखिएगा अगर कल को क्वेश्चन बन जाए तो, ठीक है, और फीडबैक जरूर दिया करो। ये एक न्यूज़ है जो कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर बन जाती है, पूरा एक चैप्टर आप लोगों का यहाँ पर कवर हो जाएगा। के वेणुगोपाल जी जो हैं वो अटॉर्नी जनरल, 3 महीने तक उनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो और बढ़ा दिया गया है। 30 जून को यानी कि कल के दिन जो है इनका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, पर लेकिन अभी यहाँ पर जून से आगे जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो यानी कि 3 महीने ये अब और काम करेंगे यहाँ पर। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है क्योंकि न्यूज़ में भी आ रहे हैं और एक्सटेंड किया जा रहा है इनका टाइम ड्यूरेशन। तो याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बॉडी होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि संविधान के अंदर में यहाँ पर मेंशन किया गया है अटॉर्नी जनरल के बारे में। और आर्टिकल 76 यानी कि 76वां जो अनुच्छेद इससे रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। चीफ लीगल एडवाइजर है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर बैठ सकते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो कई बार ये बोला जाता है कि किसकी इच्छा से यहाँ पर ये रहते हैं, तो एक तरीके से प्रेसिडेंट की इच्छा से यहाँ पर रहते हैं। प्रेसिडेंट खुश है तो ये लाइफ को एंजॉय करेंगे, अगर प्रेसिडेंट को इनके द्वारा दुख दिया गया तो फिर प्रेसिडेंट जो है इनकी जिंदगी को दुखी कर देंगे, ठीक है, साइड में कर देंगे। इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को अगर बात करें, जो चीफ लीगल एडवाइजर है तो यहाँ पर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट में इधर केस जाता है गवर्नमेंट की साइड से, तो यहाँ पर एक तरीके से तो उसको पता तो होना चाहिए ना, एक लॉ से रिलेटेड उसके पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट आप लोग यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। अटॉर्नी जनरल को काफी इंपॉर्टेंट कई सारी पावर दे रखी है कि किसी भी कोर्ट में ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी इनका मन करे किसी भी कोर्ट में जाकर ये बैठ सकते हैं। इवन पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में भी जाकर बैठ सकते हैं, पर लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं होता है। यानी जैसे हमारे सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वोट करते हैं, ये जाकर बैठ सकते हैं, उसकी प्रोसीडिंग सुन सकते हैं, पर लेकिन वोटिंग राइट इनका यहाँ पर आप लोगों को नहीं नजर आएगा। अटॉर्नी जनरल जो है वो एक तरीके से यहाँ पर बात करते हैं, अटॉर्नी जनरल डज नॉट हैव एनी एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी, यानी कोई एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी नहीं है यहाँ पर इनकी, पर लेकिन जो फंक्शन है यहाँ पर ये परफॉर्म करते हैं वो लॉ मिनिस्ट्री के अंदर यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। अगर बात करें मोतीलाल सी सितलवाड़ जो थे यहाँ पर, ये 1884 से लेके आप लोगों 1974 तक, ठीक है। तो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल यहाँ पर हमारे देखने को मिले, जो कि इनका एज ग्रुप मैंने अभी आप लोगों को बताया। और लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल यहाँ पर 1950 से लेके 1963 तक यहाँ पर ये आप लोगों को नजर आए। अटॉर्नी जनरल जो है सोलिसिटर जनरल, और इसी के साथ में 4 एडिशनल सोलिसिटर जनरल के साथ में यहाँ पर इसको सपोर्ट मिलती है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टार लगा लेना, आर्टिकल कई बार आप लोगों से पूछा जाता है, और यहाँ पर प्रेसिडेंट की इच्छा से यहाँ पर ये रहते हैं, ठीक है। जब प्रेसिडेंट की इच्छा ना इच्छा में बदल जाए तो इनकी पोस्ट जो है वो एक तरीके से यहाँ पर फिर खाली हो जाएगी, ठीक है। तो के वेणुगोपाल साहब जो हैं उनको 3 साल का और टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर भी मिल गया है, ठीक है। ये जब अपॉइंट किए गए थे तो मुकुल रोहतगी हुआ करते थे उस टाइम पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 2017 में। अभी यहाँ पर ये हैं यहाँ पर हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनसे पहले मुकुल रोहतगी थे। तो ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। कंफ्यूजन हुआ करे तो उसको क्लियर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है। और आज पॉलिटिकल चैप्टर भी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बाय वीर आप लोग सर्च कर लेना, तो उसको जाकर आप लोग रिविजन भी कर सकते हैं, ठीक है यार। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है मेकादातु प्रोजेक्ट, जो कि इतना न्यूज़ में रहता है, इतना तो शायद किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी न्यूज़ में नहीं रहता होगा जितना मेकादातु प्रोजेक्ट न्यूज़ में रहता है। आखिर क्या है ये मेकादातु प्रोजेक्ट, और आप लोग कहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हैं? तो यूपीएससी यहाँ पर खासकर बात करें तो जीएस पेपर 1, 2, इसी के साथ में जो वाटर रिसोर्सेज वगैरह ये सब, और यहाँ पर जो प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूरा डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, पूरा एक शानदार टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाएगा, और कुछ लोकेशंस वगैरह और रिवर के बारे में बात करेंगे, तो अच्छे से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। बात करें अगर मेकादातु प्रोजेक्ट के बारे में, तो यहाँ पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसका काम ये है कि बेंगलुरु सिटी जो है यहाँ पर उसको पानी प्रोवाइड कराया जा सके। तो बेंगलुरु सिटी को पानी प्रोवाइड कराया जा सके, और इसी के साथ में 400 मेगावाट का पावर जो हाउस है यहाँ पर वो भी बनाया जा सके, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। तो कर्नाटक के द्वारा जब यहाँ पर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर बोला गया कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के चलते यहाँ पर कर्नाटक के द्वारा पहली बार इसको अप्रूवल दिया गया 2017 में। पर लेकिन आप लोगों को पता है ऐसी चीजें हैं, अगर कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप लोग लगाने जा रहे हैं
तो यहाँ पर सेंटर भी पिक्चर में आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, उसके द्वारा भी इसका एनालिसिस किया गया, वहाँ से भी अप्रूवल की बात की गई। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज भी यहाँ पर पिक्चर में आ गई। तो मेकाधातु प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर अगर बात करें काफ़ी क्रूशियल है, 63% फॉरेस्ट एरियाज के अंदर में आता है, खासकर कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, तो वो सबमर्ज हो जाएगी अगर ये प्रोजेक्ट जो है आगे प्रॉपर वे में बढ़ता है। इसलिए बार बार इसके ऊपर कई सारी बातें बोली जा रही है कि इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, ठीक है। तो ये कई सारी बातें यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में भी देखने को मिलते हैं। 2018 में तमिलनाडु जो है उसके द्वारा अप्रोच किया गया सुप्रीम कोर्ट को प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है, कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। कावेरी रिवर का जो पानी है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा और जो पानी यहाँ पर आता है कावेरी रिवर का तमिलनाडु के अंदर उसमें कमी हो सकती है। पर लेकिन कर्नाटक ने बोला टेंशन मत लेना भाई बिडू, तुम्हारा पानी कम नहीं होने देंगे हम, ठीक है। तमिलनाडु बोला इसकी क्या गारंटी है, आज तुमने हाँ भर ली कल को कम हो गया तो हम कहाँ जाएंगे अपनी झोली लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी मीटिंग है, एक तरीके से अथॉरिटी जो मीटिंग होती है उसके द्वारा भी यहाँ पर एक तरीके से प्रोजेक्ट को लेकर कई सारी बातें बोली गई। तो तमिलनाडु ने वहाँ पर भी इसको अपोज किया कि ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। रीज़न क्या है, जब कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में आप लोग बात करते हैं तो ये वही वाटर डिस्प्यूट है जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर अच्छे से इसको यहाँ पर सुना। इससे पहले ये ट्राइब्यूनल के अंदर हुआ करता था। ट्राइब्यूनल भी एक कोर्ट ही है एक तरीके से यहाँ पर, जो कि नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। यानी कि अगर अपने ही केस में एक तो आप लोग खुद जज नहीं हो सकते और कोई और अगर आप लोगों का केस सुनेगा तो बिना सुने जो जजमेंट नहीं देगा। तो इस तरीके जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये नेचुरल जस्टिस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ट्राइब्यूनल के अंदर पड़ा रहा 2017 से 2018 तक, फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीज़ें पहुंची और वहाँ पर डिसीजन आया, तब जाकर चीज़ें सुधरी। उससे पहले 30 जो यहाँ पर मिलियन क्यूबिक फीट वाटर जो था ये किसके अंदर में आता था, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। 30 आता था यहाँ पर केरला के हिस्से में, 7 आता था पुदुचेरी के, 419 आता था तमिलनाडु के और 270 आता था कर्नाटका के। अभी कर्नाटका के तो और यहाँ तमिलनाडु का सॉरी यहाँ पर जो केरला और पुदुचेरी का तो टच नहीं किया गया, 30 का 30 ही है और 7 का 7 ही है, पर यहाँ पर इनका दोनों का टच किया गया। यानी कि यहाँ पर 404 रह गया तमिलनाडु का और मैक्सिमम यहाँ पर जो ट्रांसफर कर दिया कर्नाटका को वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया ताकि कर्नाटका में जो बेंगलुरु सिटी है यहाँ पर उसको भी फायदा यहाँ पर हो सके। तो उसके चलते कई बार न्यूज़ में आता है। तो यहाँ से कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, अगर कंफ्यूजन नहीं होगा तो आप लोग आंसर दे पाओगे। अब कावेरी रिवर जिसके ऊपर कई बार स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, इसको पोनी भी बोला जाता है तमिलनाडु के अंदर में और गंगा ऑफ द साउथ भी बोलते हैं कई बार लोग इसको। ये निकलती कहाँ से, ये ब्रह्मगिरी जो है वेस्टर्न घाट के अंदर वहाँ से ये निकल कर आती है, ठीक है, और ये बहती हुई यहाँ पर कर्नाटका स्टेट से फ्लो होती है, यहाँ पर ये कर्नाटका से तमिलनाडु और यहाँ पर फिर ये ईस्टर्न घाट के अंदर जाकर आप लोगों को गिरती हुई नजर आएगी बे ऑफ बंगाल में थ्रू पुदुचेरी, ठीक है। इसकी ये कई सारी ट्रिब्यूटरी है जैसे अर्कावती, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, काबिनी, हरंगी, ठीक है। तो ये इसकी आप लोगों को ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी जो कि अक्सर कई बार पूछ ली जाती है। तो मेकाधातु प्रोजेक्ट लगाना कर्नाटका चाहता है, तमिलनाडु इसको अपोज कर रहा है, कोर्ट के अंदर ही मैटर पहुंच चुका है। कावेरी रिवर ऑलरेडी यहाँ पर काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, ये बेंगलुरु सिटी को पानी प्रोवाइड कराने के लिए बनाया गया है। तो इसके चलते यहाँ पर ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी और काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए। रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जो है वहां से भी क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। तो बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, कई सारे बच्चे कई बार ये बात पूछते हैं कि सर नोट्स को लेकर कैसे काम करने हैं। देखिए अगर आप लोगों ने अभी अभी लेक्चर देखना स्टार्ट किया ना तो नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। अभी कुछ दिनों जो है आप लोग लेक्चर को सुनिए, बस आप लोग टॉपिक को समझने की कोशिश करिए और जैसे जैसे आप लोग चीज़ों को सुनेंगे समझेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे हर 5-6 महीने में रिपीट हो जाते हैं और 5-6 महीने में हो या ना हो साल भर में तो रिपीट हो जाते हैं। जैसे ब्रिक की अगर सबमिट हुई अभी, G7 की सबमिट हुई अभी, G20 की सबमिट अभी आगे होने वाली है, हर साल ये होती है। डिफेंस एक्सरसाइज हो गई, हर साल आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो रिपीट होने लगती हैं। तो अगर एक बार आप लोगों ने चीज़ों को समझ लिया तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनके नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, पर हाँ पेन और कॉपी रख कर आप लोग चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से लंबे समय तक आप लोग चीज़ों को याद रख पाओगे। तो एक छोटा सा काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बाकी अभी चीज़ों को पढ़ने की और समझने की कोशिश ज़्यादा करो एज कम्पेयर टू रटने की और उनको लिखने की, ठीक है। लिखने के लिए नोट्स बनाने हैं तो तब बनाना, पहले एक बार चीज़ों में गो थ्रू हो जाओ। एनसीईआरटी में पहली बार में नोट्स बनाने नहीं बैठना है कहीं पर भी, किसी भी किताब में। पहले आप लोग उनमें को गो थ्रू हो जाओ, उनको पढ़ो एक बार, क्योंकि वरना तो पूरी किताब के नोट्स ही बना डालोगे आप लोग। तो ये होना चाहिए, थोड़ा सा आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और खासकर जो टॉपिक अभी आया, जैसे आप लोगों ने बात की यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के बारे में। अग्निपथ स्कीम जो है वो जैसे ही निकल कर आई यहाँ पर पब्लिक के सामने, उसमें तब से लेके 5-6 बार चेंज किया गया। अभी अफगानिस्तान का इशू है, यूक्रेन का इशू है, ये ऐसे इशू चलते ही रहते हैं, कई बार इनके अंदर अलग अलग इशू निकल कर आते हैं।
तो स्टार्टिंग में ही किसी भी टॉपिक के ऊपर नोट्स बनाने मत बैठ जाओ, ठीक है। वो क्या रहता है, वो चलता रहेगा, आप आगे चलकर, वो नहीं कहते कि पहले पानी चल रहा है, फिर उसमें थोड़ी धूल उड़ रही है, पानी के अंदर धूल मिल गई, फिर धूल जो है मिट्टी नीचे बैठेगी, शांत हो जाएगा, उस टाइम पर जाकर नोट्स बनाने हैं आप लोगों को। वरना ये इशू जो है ऐसे ही चलते रहते हैं और आप लोग कब तक नोट्स इस तरीके से बनाओगे। तो पहले टॉपिक के लिए थोड़ा वेट करो, और जब यहाँ पर उसके आसपास का जो हा हुल्ला बंद हो जाए, कोर्ट में जा रहा है तो कोर्ट का कोई डिसीजन आ जाए, तब उसमें आप लोगों को आगे नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आई होप कि आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर पाए होंगे। बताओ यस या फिर नो, या फिर कोई और डाउट है तो बताना जरूर, ठीक है। रुपये की वैल्यू क्यों डिक्रीज होती जा रही है, इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल है द हिंदू के अंदर में। यहाँ पर इसका बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर बताया गया है, यूएसए के अंदर जो अभी रिसेंटली जो इंटरेस्ट रेट चेंज किया गया है, उसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री में से बहुत सारा जो पैसा है वो बाहर चला गया है, खासकर जो पार्टिसिपेटरी नोट्स की फॉर्म में आता था। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अभी जो ये आर्टिकल जो नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। आज की डेट में हमारी कंट्री पर जो बहुत बड़ा रीजन है वो इन्फ्लेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, महंगाई यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये आर्टिकल काफी सारी बातें आप लोगों को बताकर जाएगा, जिसमें बेसिक चीजें भी आप लोगों की रहेगी, और ये एक तरीके से रिवीजन भी होगा। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था काफी डिटेल में, तो एक तरीके से रिवीजन भी यहाँ पर आप लोगों को हो जाएगा, क्योंकि ये आर्टिकल लगातार न्यूज में आ रहा है, रेगुलरली यहाँ पर 2-3 बार न्यूज में आ रहा है। तो एक बार मैंने पढ़ा दिया, दूसरी बार इग्नोर किया, क्योंकि अगर देखिए ऐसा रहता है कोई आर्टिकल अगर पब्लिश हो चुका होता है, ठीक है, वो फिर जैसे कि अभी कोई रीजन चल रहा है, अभी यहाँ पर रुपये डिक्लाइन हो रहा है हमारा, तो रेगुलर कोई ना कोई आर्टिकल यहाँ पर आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2-3 आर्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर एक उनका जिस्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूं, ताकि वो रेगुलरली डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। अगर एक ही आर्टिकल डेली डिस्कस करते रहेंगे तो कोई मतलब बनेगा नहीं, पर उसका जिस्ट जब इकट्ठा हो जाता है 2-3 आर्टिकल का, वो आप लोगों के सामने आता है, जिससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो अभी कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, और यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा एक एक पॉइंट को। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है यार, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को जानने को मिलेगी। FPI क्या होता है, इसी के साथ में आप लोगों को जानने को मिलेगा FDI क्या होता है, आप लोगों को जानने को मिलेगा पार्टिसिपेटरी नोट या फिर पी नोट क्या होते हैं। इसी के साथ में कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी, जो कंफ्यूजन होगा, और यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन भी पूछे गए हैं यहाँ से, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए अगर किसी टॉपिक को पढ़ो तो, ठीक है। अभी न्यूज में क्यों है पहले इसलिए समझ लेते हैं। ये द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा आर्टिकल कवर किया गया, हालांकि ये आर्टिकल द हिंदू के अंदर भी कवर किया गया था, और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी ये आर्टिकल कवर किया गया था। पी नोट्स जो हैं हमारी कंट्री में से काफी लार्ज स्केल पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं अभी डिक्लाइन हो गए हैं। कितना, ये है 86,000 करोड़, 86,706 करोड़ रुपए जो हैं वो हमारी कंट्री में से निकाल लिए गए हैं। मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है, वो किसी और देश में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या इशू यहां पर देखने को मिला, तो एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों के माइंड में क्लियर होगा जब आप लोगों को बता के चलूंगा। तो कहते हैं ना कि ढंग से सुनोगे तो लंबे समय तक आप लोग याद भी रख पाओगे, और कॉन्सेप्चुअल जब क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने होते हैं तो आप लोग उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसको ढंग से आप लोग समझिएगा। नॉर्मली सबसे पहले बात करें तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक बात याद रखेगा कि पी नोट्स को फुल फॉर्म जब आप लोग बोलेंगे इनको पार्टिसिपेटरी नोट्स बोलते हैं। इन्हीं का नाम है, पी नोट्स बोल दें या फिर पार्टिसिपेटरी नोट्स बोल दें। अब आप लोगों को समझने के लिए मैं एक छोटी सी एक खाली स्लाइड लूंगा जिसमें आप लोगों को चीजें समझाऊंगा। अगर कोई बाहर से इंसान जो है वो हमारे देश में आता है और हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके पास में 2 तरीके होते हैं। जो मेन 2 तरीके होते हैं, वो मेन 2 तरीके मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो होता है, पहला होता है यहाँ पर अगर बात करें, पहला दूसरा तो कोई भी नहीं, जो भी मन करेगा उसमें आकर इन्वेस्टमेंट करेगा। ये होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। और दूसरा होता है जो अभी आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर, FPI, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले आप लोग FDI के बारे में सुनो। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कैसे करता है, वो आके हमारी कंट्री में जो कंपनी है उसमें प्रॉपर आके शेयर खरीदता है, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर। एक तरीके से वो यहाँ पर जॉब क्रिएट करता है काफी लार्ज स्केल पर। और इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट से भी अगर समझाना चाहूँ तो काफी अच्छे से आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। ये स्लाइड देखिएगा, कल को कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं आएगा जब आप लोग एक बार इसको समझ लोगे अच्छे से। एक साइड में हो गया FDI, इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक साइड में हो गया FPI, इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सबसे पहली तो बात यह है कि अगर कोई इंसान आएगा, मान लीजिए आप लोगों ने कोई कंपनी खोली और बाहर से आकर कोई कह रहा है कि आप लोगों की कंपनी के 5% शेयर मुझे चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो आप लोगों की कंपनी में मालिक बनना चाहता है।
यानी कि आप लोगों की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई सारी कंपनी जो है अपने शेयर बेचती हैं। अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने मार्केट में LIC के शेयर निकाले थे। तो अगर कोई भी उसके शेयर आकर खरीदता है तो उसका मालिकाना हक रखता है उस कंपनी का। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, मालिकाना हक रखते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि आज आए और कल निकल गए, क्योंकि कंपनी में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। पर लेकिन इनका क्या रहता है, शॉर्ट टर्म रहता है, आज लगाए कल निकाल कर ले गए। तो काफ़ी एक तरीके से प्रॉफिट के बेस पर काम करते हैं। अगर इनको यहाँ की जगह कहीं और प्रॉफिट मिलता है तो तुरंत वहाँ पर भाग जाएंगी। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनका एम है कि इंक्रीज करे कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी, और एक तरीके से मैनेजमेंट के अंदर भी इनका कंट्रोल रहता है। अगर आप लोगों को पता होगा किसी भी कंपनी में अगर 51 से या 51% शेयर या फिर इससे ज़्यादा हो जाते हैं किसी दूसरे इंसान के, तो वो उसका मालिकाना हक रखने लगता है, यानी कि उसके डिसीजन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसलिए बोलते हैं कि गवर्नमेंट को कोई भी कंपनी अगर बेचनी चाहे तो वो उसको 50% से ज़्यादा शेयर न दे, ताकि उसके हाथ में भी कंट्रोल बना रहे गवर्नमेंट के। पर लेकिन ये क्या करते हैं, पैसा लेकर आते हैं और अपना काम करके निकालते हैं। ये क्या करते हैं, फिजिकल एसेट क्रिएट करते हैं। मतलब आएंगे यहाँ पर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस कंपनी में शेयर रहेंगे इनके। अब वो कंपनी आगे चलकर और काम करेगी और जगह जगह ऑफिस खोलेगी, अपने प्रोडक्ट बनाने की यूनिट खोलेगी। तो इनका ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब ये क्या करते हैं, तो कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं, पैसा आता है, पैसा लो भैया, अपना मजे करो जो करना है तुम लोगों को, तो पैसा मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए। ये क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होती है, कई बार यहाँ पर मैनेजमेंट में इनपुट भी रहता है इनका, यानी कि एक तरीके से जैसे घर में आकर किसी के साथ में बात करना और परिवार का पार्ट बनकर रहना। एक तरीके से आप लोग ये समझते हैं जैसे ये अंग्रेज बोल सकते हैं आप लोग इनको, ठीक है। अंग्रेज हमारे देश में आए और लूट के ले गए, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं। पर लेकिन ये लूट के नहीं ले रहे हैं, ये यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पर लेकिन अंग्रेज जो है यहाँ पर कुछ फायदा नहीं चाहते थे कि इनका कुछ फायदा हो, यानी कि हमारे देश में आए हमारा कुछ फायदा हो, उनको बस अपना प्रॉफिट दिख रहा था। पर लेकिन ये कौन है, ये ऐसे जैसे मुगल भी बाहर से आए थे, तो उन्होंने क्या किया, यहीं पर ही आकर रहने लगे, अपना घर बनाया, अपना यहाँ पर इस कंट्री को अपनी कंट्री माना और चीज़ों को आगे लेकर चले। हालांकि उल्टी सीधी हरकतें उनके द्वारा भी कई सारी की गई है, जो ऑलरेडी स्टेब्लिश लोग थे यहाँ पर, उनके साथ में गलत काम किए गए उनके द्वारा भी काफ़ी सारे। पर लेकिन फिर भी वो यहाँ पर ही रहकर अपना प्रॉफिट देख रहे थे, ठीक है, यहाँ की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। बड़े बड़े आप लोगों ने देखा यहाँ पर लाल किले, ये सारे जो ताजमहल वगैरह बनवाए गए, तो आप लोग बोल सकते हैं उनके द्वारा यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट किया गया, यानी कि यहाँ पर रहे और अपने आप को, जिंदगी को यहीं पर ही उन्होंने इंजॉय किया। पर लेकिन ये क्या है, ये अंग्रेजों की तरह है, आए और निकल लिए, तो ओनली कैपिटल आता है इनका, ये अपना एंजॉय करते रहते हैं। FDI जो है वो प्राइमरी मार्केट में नॉर्मली देखने को मिलेगा। मैंने बोला ना LIC के शेयर निकले, तो जो शेयर निकलते हैं ना, जिनको जो IPO बोलते हैं आप लोग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो वो यहाँ पर इसमें ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर लेकिन ये नॉर्मली सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, और इसको स्टॉक एक्सचेंज में आप लोग इन्वेस्टमेंट एक तरीके से बोल सकते हैं। एंट्री और एग्जिट जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट होगी, क्योंकि आओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, कंपनी का मालिकाना हक लोगे, तो आप लोग वहाँ पर एक तरीके से उसका घर का पार्ट बन गए। अब कल को निकल कर जाओगे तो बिल्कुल ऐसे जैसे दो भाई जो होते हैं वो अलग होते हैं, वो वाला माहौल देखने को मिलेगा। पर लेकिन यहाँ पर एंट्री और एग्जिट जो है वो रिलेटिवली ईजी होगी। क्यों? क्योंकि कोई मालिकाना हक ही नहीं है, पैसा लगा रखा है, उठा कर ले गए जरा सी देर में, तो आप लोगों को यहाँ पर ये माहौल देखने को मिलेगा। FDI जो है वो एलिजिबल है फॉर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यानी कि एक तरीके से ये यहाँ पर जब प्रॉफिट होता है तो इनको भी वो प्रॉफिट का पार्ट मिलता है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कैपिटल गेन लेते हैं, यानी कि मार्केट में जो लगा रखा है पैसा, उसमें से जो भी इनका जो निकल कर आ रहा है वही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लोग, तो वही वाला माल रहेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो उससे इनको कोई ज़्यादा मतलब है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं। पर हाँ, पूरा मार्केट अगर प्रॉफिट रहेगा तो इनको फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें, ये ज़्यादा है, ये नहीं एक तरीके से एक्सपेक्टेशन लगा लेना कि अच्छा यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, और उसके बेस पर ये ज़्यादा चलते नहीं है, ये ज़्यादा फिक्स चीज़ पर ज़्यादा फोकस रहता है इनका। पर लेकिन ये तो पूरा इस पर चलते हैं, अभी यहाँ पैसा महंगा मिल रहा है, यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर आ गए, कल को USA में हो रहा है तो USA में भागे, तो इनका वो वाला माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोनों को कंपेयर जब करोगे तो ये ज़्यादा स्टेबलिश है FDI वाले, और ये अनस्टेबल आप लोग बोल सकते हैं। डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में, आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेबर वेज में भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले होगा, क्योंकि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आएंगे तो बोलेंगे भी कि भाई भैया ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। इनका कोई मतलब नहीं है, भाई साहब तुमको जो करना है कर लो, हमको तो इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉफिट लेना है, मिलेगा सही है, नहीं तो निकाल कर कहीं और ले जाएंगे अपना पैसा। इनका ये फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आप लोग बोलोगे यार FDI और FPI तो आपने बता दिया, पर लेकिन टॉपिक तो हमारा क्या था? टॉपिक तो हमारा पार्टिसिपेटरी नोट था। अब ये पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है, अब ये और बता दो। अभी मैंने बताया दो तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, FDI और FPI, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सन आता है तो ये तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करेगा, आएगा यहाँ पर कंपनी के शेयर लेगा, पूरी डॉक्यूमेंटेशन करेगा जितना कर सकते हैं। पर लेकिन ये वाला जो होता है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए आता है और अपना पैसा लगाता है और लगा के निकल लेता है,
और यहाँ पर जो प्रॉफिट इसको मिलता है सही है उसको लेकर ये निकल लेता है। ये कहाँ पर रजिस्टर रहता है, ये सेबी के अंदर रजिस्टर रहता है, ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर आकर ही रजिस्टर करता है। अब जो एफपीआई है ये यहाँ पर सेबी के अंदर रजिस्टर हो गया, पर लेकिन जो पार्टिसिपेटरी नोट्स है ना, जिसको मैंने पी नोट बोला है, वो भाई साहब वो टेंशन ही नहीं लेते हैं। वो इतने अमीर आदमी हैं, उनको ये चाहिए कि भाई साहब मेरा पैसा है कोई और लगा दो जाकर, और ये फालतू के रजिस्ट्रेशन फजिस्ट्रेशन वाले झंझट मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपना माल चाहिए। मैं आकर इन्वेस्टमेंट करूंगा और मेरा पैसा दो, और तुमको जो करना है तुम करते रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे नहीं रजिस्टर करना है सेबी के साथ में भी। तो ये अपना पैसा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पर एफपीआई के थ्रू, यानी कि जो ऑलरेडी रजिस्टर है यहाँ पर, उनके थ्रू अपना पैसा यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है और वो हमारी मार्केट में आता है। तो यानी कि ये इंसान कौन है, इस इंसान की आइडेंटिटी तक भी नहीं पता रहता लोगों को कि भाई साहब ये है कौन। तो इसकी वजह से कई बार ये माना जाता है कि ब्लैक मनी जो है वो मार्केट में ला रहे हैं इनडायरेक्ट वे में अपने ही देश के लोग, वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो ऐसी भी बात कई बार यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इंडियन एक्सचेंज के अंदर यहाँ पर ये विदाउट रजिस्टरिंग जो यहाँ पर ये अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये पार्टिसिपेटरी नोट्स वाले लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये वो हैं ढुलमुल रवैया वाले, प्रॉफिट है तो रहेंगे वरना नहीं रहेंगे। तो अभी आप लोगों को पता होगा, कुछ दिनों पहले से अगर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जैसे हमारी कंट्री का बैंक है उसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही यूएसए का जो बैंक है उसको बोलते हैं फेड रिजर्व, यानी फेडरल रिजर्व बैंक। तो वो जो बैंक है उसने बोला कि वो अपनी कंट्री में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगा। तो जैसे ही उसके द्वारा ये बातें बोली गई, इनकी जीभ जो है वो राल दी गई, यानी जीभ की राल टपक गई। क्यों? क्योंकि इनको तो प्रॉफिट चाहिए। तो इन्होंने तुरंत पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मार्च में बोला था, तो इन्होंने मई में और अप्रैल में दबाकर पैसा निकाला देश से। क्यों? क्योंकि इनको तो प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो ये यहां से निकाल कर अपना भागने लगे यहां से। तो हमारे देश के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ा। तो आप लोग देखते हैं यहां पर बात की जा रही है 50.74 ट्रिलियन, ये अप्रैल 2020 में, और मई में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा 48.23। तो इतना पैसा यहां पर ये निकाल कर यहां से जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर ये इशू देखने को मिल रहा है। तो पार्टिसिपेटरी नोट जो है सिट्स अंडर द कस्टडी, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो ड्रॉप हो गया, वो इतना ड्रॉप हो गया कि इनको लगा कि यहां से पैसा निकालो, तो निकाल कर ले गए अपना पैसा दाबड़दौड़ तरीके से। तो यहाँ आप लोगों को क्या मतलब समझ में आया यहाँ पर, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे हैं बिना पैंती का लोटा है यहाँ पर। इनके ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। आज यहाँ पर है, कल वो कहीं और पर होंगे। ये उड़ते पंछी हैं यहाँ पर, आप लोग ऐसा इनको बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात तो ये, जो सबसे खतरनाक चीज भी आप लोग बोल सकते हैं, इन भाइयों को दिक्कत ही नहीं है भाई साहब, क्योंकि हमने तो रजिस्टर भी नहीं कर रखा है, हमने तो रजिस्टर भी नहीं किया सेबी के अंदर में, तो हम तो कहीं भी निकल लेंगे। क्योंकि ये किसके थ्रू काम कर रहे हैं, पार्टिसिपेटरी नोट जो है वो पी नोट जो है आर इशूड बाय द रजिस्टर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इसके द्वारा इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये पकड़ा जाएगा अगर कल को कुछ गड़बड़ भी हो रही है। आइडेंटिटी तो इसकी है, सामने वाले की तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो तो रजिस्टर भी नहीं कर रहा है अपने आप को, तो एक तरीके से फायदा उठा रहा है बस यहाँ पर, ठीक है। आप लोग बोलोगे इसको क्या फायदा हो रहा है, अरे कुछ ना कुछ तो ये भी फायदा लेगा ना बीच में, ऐसे थोड़ा ना, ये कमीशन इसका भी चलता है बीच में कि मैं तुम्हारा इन्वेस्टमेंट करूंगा यहाँ पर। तो इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर से ये पैसा जो है काफी ज्यादा निकल गया, तो इसके चलते कई सारे इशू देखने को मिले। तो पार्टिसिपेटरी नोट समझ में आ गया या पी नोट समझ में आ गया, इसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, यानी कि फायदा क्या है। फायदा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। फायदा यह कि ईज ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है पी नोट्स के थ्रू। क्यों? कहीं रजिस्ट्री नहीं करना है, फालतू में टेंशन ही नहीं लेनी है, आराम से आप लोग यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, टैक्स सेविंग भी यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि कई सारी कंट्री क्या है वो यहाँ पर एक तरीके से ऐसे कानून है यहाँ पर जिसके थ्रू पी नोट्स पर जो है यहाँ पर टैक्स में उनको एडवांटेज मिल जाती है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन आप लोगों को पता है कि हर एक सिक्के के जो होते हैं वो दो पहलू होते हैं। तो एक पहलू तो हमने देखने कि क्या क्या फायदा है, अब नुकसान क्या क्या है। एनोनिमिटी देखने को मिलेगी, कितना सारा पैसा आ जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्री नहीं है कहीं भी भाई साहब यहाँ पर, ये सेबी के थ्रू रजिस्ट्री नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तरीके से आइडेंटिटी इनकी किसी को पता ही नहीं होती है, तो ये देखने को मिलता है। तो इसके लिए यहाँ पर ये बोला जाता है कि कई बार तो मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर चल रही है, यानी कि ब्लैक जो मनी है जो यहाँ पर हमारे देश में देखने को मिल रही है अलग अलग तरीके से, वो ब्लैक मनी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। यानी कि बोला ये जाता है कि ब्लैक मनी आ रही है यहाँ पर पी नोट्स के थ्रू, और ऐसे भी कई सारे केसेस देखने को मिले जब यहाँ पर ये बातें की गई है। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल होगा नहीं, यहाँ पर ये कुछ ना कुछ तो हो गई। क्योंकि आप लोग बोल सकते हैं कि दाल का बोल रहा हूँ मतलब दूध का धुला तो कोई होता नहीं है, दाल का धुला बोलने वाला था मतलब दूध का धुला तो है नहीं, यहाँ पर ये सारी चीजें आराम से चलती रहेंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर ये इनकी लाट टपक गई। जैसे ही यहाँ पर सबसे बड़े दो रीजन देखने को मिलेंगे। एक तो इंडिया के अंदर में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो रखा है, तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई हो रखी है, उसकी वजह से मार्केट पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। पर लेकिन यूएसए के द्वारा क्या किया गया, यूएसए का जो फेड रिजर्व है उनके द्वारा भी एक एक्शन लिया गया जिसके थ्रू यहाँ पर
कंट्री के अंदर में मॉनेटरी पॉलिसी चेंज की गई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और उसी के चलते यहाँ पर सेम पैटर्न में ब्रिटेन और यूरो जोन के द्वारा भी काम किया गया। क्योंकि ये तो वही बात है कि मैंने आप लोग कई बार बोला है कि यूएसए को अगर थोड़ी सी छींक भी आ जाए ना, पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। तो यही चीजें आप लोगों को यहाँ पर इनकी देखने को मिलेगी। तो यहाँ से ये तुरंत चीजें कंट्रोल करने पे लग जाते हैं, तो यहाँ से इनका पैटर्न आप लोगों को चेंज होता हुआ नजर आता है। तो ये अपने मजे में आ गई तुरंत, ठीक है। एक टर्म यहाँ पर और है जिसको बोलते हैं करेंसी कोर रिएक्शन। तो करेंसी कोर रिएक्शन में अगर बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में साइन वेव होती है कि एक तरीके से ऊपर नीचे जाना। तो ओवर सेलिंग या फिर ओवर बाइंग अगर हो जाती है यहाँ पर कई बार, तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कई बार जो मार्केट है, मान लीजिए डिक्लाइन हो गई 10%, ठीक है, या फिर उससे भी ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी के जो भी उनकी वैल्यू है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में। पर लेकिन ये क्या रहता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, यानी कि अभी हो गया या फिर 1 महीने के लिए या फिर थोड़ा बहुत टाइम के लिए। तो मैक्सिमम शॉर्ट टर्म के लिए जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये इस तरह की रिएक्शन मार्केट में निकल कर आती है। अब ऐसा तो है नहीं यहाँ पे कोई आएगा नहीं, बस चले गए, उसके बाद में एंट्री नहीं करेंगे आगे, फिर जब इनको दिखेगा प्रॉफिट फिर आएंगे यहाँ पर। ये नहीं कहते कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग जो होते हैं, एक थोड़ा सा सुनने में और लग सकता है आप लोगों को कि एक तरीके से कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि यानी कहते कुत्तों वाली हरकतें की पूंछ हिलाता हुआ तुरंत आ जाता है जब प्रॉफिट की बात होती है। तो वो वाली चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यही सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई। अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को जो ये पूरा डिटेल में पढ़ाया, जिससे मैंने एफडीआई और एफपीआई के बारे में आप लोगों को बताया, 2012 में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया और सारी स्टेटमेंट पढ़कर ही आप लोग आंसर दे दोगे। यहां पर पूछा गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो ये बोला गया पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। अगर ये आप लोगों को पता है तो मैंने अभी बताया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलग होता है जिसको एफडीआई बोलते हैं, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अलग होता है, ठीक है, जिसको एफपीआई बोलते हैं। तो लास्ट वाली स्टेटमेंट का गलत होने का मतलब है कि ये दोनों तो ऑलरेडी गलत हो गए, ठीक है, यानी कि ये दोनों तो गए। अब यहां पर आंसर या तो यहां पर सी होगा या फिर डी होगा। अब यहां पर अगर बात करें दूसरी स्टेटमेंट, मेजॉरिटी ऑफ फॉरेन जो इक्विटी होल्डिंग है वो इंडियन कंपनी में ये लेने की कोशिश करते हैं, मैंने कहा नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में आकर। तो दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर तो यहां पर डी हो गया। कंपनी जो है फाइनेंस करती है फॉरेन कंपनीज, तो यानी कि बाहर बैठी हुई कोई कंपनी हमारी कंपनी में आकर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, और ये सब्सिडरी होती है फॉरेन कंपनीज की। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर डी हो गया। तो पूरा का पूरा यूपीएससी का क्वेश्चन जो पूछा गया था यहाँ पर ये 2012 में, वो इस अकेली स्लाइड से आप लोगों का निकल गया। तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इस क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन सकते हैं। एफडीआई और एफपीआई के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बोला गया एफडीआई जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एफपीआई जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अभी डिटेल में डिस्कस किया है। दूसरा बोला गया एफपीआई इन्वेस्टमेंट जो है वो फिजिकल एसेट्स होता है और एफडीआई जो होता है वो फाइनेंशियल होता है। आप लोग बताइए सही है या फिर गलत है। एफडीआई जो फ्लो होता है वो प्राइमरी मार्केट में होता है और एफपीआई होता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। ये सही है या फिर गलत है। तो ये पहली और तीसरी स्टेटमेंट तो सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एफपीआई जो होता है वो फाइनेंशियल एसेट होता है, एफडीआई जो होता है वो आप लोगों को फिजिकल एसेट देखने को मिलेगा। यही बातें मैंने सारी डिटेल में अभी यहाँ पे डिस्कस किया आप लोगों से। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं यार। फिर बोलते हो क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो भाई साहब यहाँ से आ गया। अगर थोड़ा सा भी टॉपिक को ध्यान से सुनोगे ना, क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा यार एग्जाम में, इतना तो गारंटी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। अगर डिटेल में आप लोग उसको सुनते हुए चलेंगे तो हो गया ना पूरा का पूरा कवर यहाँ पर। तो यूपीएससी का क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिया कैसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। इसी के साथ में आप लोगों के लिए एक अलग से क्वेश्चन बनाकर भी आप लोगों को दिखा दिया यहाँ पर। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, पी नोट्स के बारे में कोई कंफ्यूजन है, ये सारी डिटेल में चीजें आप लोगों को एक एक कर पढ़ा दी और दोनों में कंपेयर करके भी बता दिया और क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। अब इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो बताइएगा, उसको भी दूर किया जाएगा। इस टॉपिक में इतना ही है। फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हो। जैसे ही टॉपिक होता है आप लोगों का कि क्या पसंद आया फिर नहीं आया, ठीक है, क्योंकि फीडबैक रहेगा तो मुझे पता चलता रहेगा टॉपिक समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। ओके, रसिया के द्वारा स्नेक आइलैंड से विड्रॉ कर लिया गया यहाँ पर। अभी आप लोगों ने देखा यूक्रेन को काफी शानदार सपोर्ट मिल रही है वेस्टर्न साइड से, तो इसके द्वारा यहाँ पर काफी बड़ा अटैक किया गया था यूक्रेन के द्वारा। हालांकि ये रसिया का कंट्रोल था, पर लेकिन ये यूक्रेन का आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये आगे जो आर्टिकल है आप लोगों से इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया था, तो काफी डिटेल में कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी और कहाँ कहाँ से इसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं वो भी बातें करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा, उम्दा किस्म का, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यार। काफी सारे इशू जो हैं फिलहाल रसिया और यूक्रेन के मुद्दे को लेकर भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इसी के चलते एक ये न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है जिसमें यूक्रेन के द्वारा काफी बड़ा एक तरीके से स्टेप आप लोग बोल सकते हैं जो उठाया गया यहाँ पर। और रसिया का एक आइलैंड था
जिसके ऊपर इसके द्वारा अटैक किया गया। इस आइलैंड का नाम है स्नेक आइलैंड। स्नेक यानी कि जैसे सांप आप लोग बोलते हैं। और ये आइलैंड जो है आप लोगों को ब्लैक सी के आसपास में देखने को मिलेगा, अभी आप लोगों को दिखाऊंगा भी वो। तो इसके ऊपर बम्बार्डमेंट की गई यूक्रेन के द्वारा, ठीक है। तो समझ सकते हैं यूक्रेन के द्वारा बम्बार्डमेंट की जा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनडायरेक्ट वे में बोले तो वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब यानी कि एक तरीके से यूरोपियन कंट्री या फिर आप लोग अमेरिका भी बोल सकते हैं यहाँ पर, यानी कि यूएसए, इनके द्वारा यहाँ पर ये अटैक किए जा रहे हैं। क्योंकि यूक्रेन तो बहुत पहले हार चुका होता अगर ये लोग जो हैं इसको सपोर्ट न करते अब तक। यूपीएससी प्रीलिम्स, इसी के साथ में जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल इश्यूज के साथ में आप लोग यहाँ पर इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, अगर आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो भी यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का बड़ा ही आसानी से निकल कर आ जाएगा। ये आप लोगों को मैप में दिख रहा है यहाँ पर यूक्रेन, इसके नीचे है क्रीमिया जो कि रसिया के द्वारा 2014 में हथियाया गया था। इसी ब्लैक सी के अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम है स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड या फिर आप लोग यहाँ पर कोई यहाँ पर जेमिनी आइलैंड बोले तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि एक ही इंसान के दो नाम आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। और ये कहाँ पर है, ये ब्लैक सी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो यूक्रेन के द्वारा अटैक किया गया, पर लेकिन किया गया वेस्ट के द्वारा अटैक। वेस्ट यानी कि यूएसए, यूरोप, ये सब इसको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं यूक्रेन को, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कत अभी देखने को मिल रही है। और अभी जैसे जैसे अभी आप लोगों को पता है यहाँ पर अभी आने वाले टाइम में, अभी हम लोग जैसे जून में है, आने वाले टाइम में जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो लंबे समय तक कब तक ये लड़ाई खसती है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि इनका बेसिक पर्पज ये है कि यूक्रेन का सहारा लेकर कहीं ना कहीं रसिया को घुटने के बल लाया जाए, ये इनका मुद्दा रहता है वेस्टर्न वर्ल्ड का। क्योंकि रसिया, चाइना काफी अच्छे लेवल पर आगे बढ़ रहे थे, तो वो चाहते हैं चाइना को इंडिया के थ्रू टैकल कर ले जाए। रसिया का इलाज बांध दिया उन्होंने यूक्रेन के थ्रू। तो ये बड़े ही हरामी टाइप के लोग हैं अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें। ये जब तक खुश थे, जब तक ये हमारे ऊपर लाकर सामान थोप रहे थे, बेच रहे थे अपना। अब हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, अब यहाँ पर ये नए नए इशू निकाल कर लेकर आ रहे हैं। वरना इतना बड़ा मुद्दा था नहीं जितना ही बनवा दिया इनके द्वारा। पहले नेटो कर करके यहाँ पर इसको यूक्रेन को उकसाया कि हाँ तुम नेटो ज्वाइन कर लो। जैसे यूक्रेन यहाँ पर एक तरीके से मानी इशू में आ गया, तो उस तरीके से तुरंत यहाँ पर रसिया जो है, फिर रसिया को गुस्सा आ गया तुम नेटो का मेंबर बनोगे। तो ये पूरा मुद्दा चला हुआ वहां से आ रहा है। अभी देखो क्या मुद्दा बन गया, समझते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में अच्छे से। एग्जैक्ट लोकेशन में आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ इस आइलैंड की। अरे ये तो दूसरे एक यहाँ पर भी स्नेक आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब ये देखो आप लोगों के लिए एक और मैप बेस्ड क्वेश्चन तैयार हो गया। मैंने सर्च किया था वो वाला स्नेक आइलैंड और इसने यहाँ पर दिखा दिया ये वाला स्नेक आइलैंड। ये कहाँ पर है, ये एग्जैक्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट, ये साउथ अमेरिका में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कल को चलकर कोई स्नेक आइलैंड के बारे में पूछे तो साउथ अमेरिका में है। अभी जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ वो स्नेक आइलैंड, वो आप लोगों को ब्लैक सी के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो ब्लैक सी है इसके अंदर आप लोगों को स्नेक आइलैंड देखने को मिलेगा। तो ब्लैक सी वाले स्नेक आइलैंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड जूम करके इसको देखते हैं और अच्छे से, ताकि आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर पाओ। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। स्नेक आइलैंड इसको वैसे बोला जाता है, वैसे जेमिनी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो एग्जैक्ट ब्लैक सी में यहाँ पर दिख गया। और ये क्रीमिया जो था ये ऑलरेडी रसिया के द्वारा हथिया ही लिया गया था। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में ये पूरा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। कल को कोई आप लोगों से पूछ ले सरपेंट आइलैंड किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर सरपेंट के नाम से भी इसी को जाना जाता है। तो एक ही इंसान के 3 नाम हो गए। नॉर्मली आप लोगों ने सुना था कि घर में निकनेम रख दिया जाता है एक, तो यहाँ पर आप लोगों को 3 नाम देखने को मिलेंगे। तो स्नेक आइलैंड, जेमिनी या फिर यहाँ पर सरपेंट आइलैंड आप लोगों को देखने को मिले, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करें तो ये एक एक्स शेप आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब इसकी शेप आप लोग देखेंगे तो कुछ ऐसी, ये लगभग एक तरीके से एक्स शेप आइलैंड यहाँ पर ये देखने को मिलता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये आइलैंड जो है वो यूक्रेन को बिलोंग करता है, यानी कि यूक्रेन को बिलोंग करता है। पर लेकिन रसिया एक ताकतवर कंट्री है, तो उसने यहाँ पर पूरे ब्लैक सी में अपना दबदबा बना रखा है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये आइलैंड जो है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रसिया के कंट्रोल में था, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर इसके द्वारा इसने अटैक किया यहाँ पर, और सारा इशू अभी आप लोगों के सामने है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा यहाँ पर, किसके बारे में, ब्लैक सी के बारे में। तो हम लोग ब्लैक सी के बारे में समझेंगे थोड़ा सा। इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट ऐसी लोकेशन है जहाँ से आप लोगों से आगे फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए अच्छे से इसको डिटेल में एक एक पॉइंट कर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले तो मैंने लोकेशन अभी आप लोगों को दिखाई दी। अगर एक बार आप लोग और देखना चाहते हैं तो अपनी कंट्री कंपेयर में भी यहाँ पर देखते हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से आप लोग आएंगे तो ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री। यहाँ से आप लोग आएंगे तो इधर आप लोगों को ये ब्लैक सी देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ब्लैक सी हो गए यहाँ पर। अभी अगर बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पर। अगर इसके बारे में आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्लैक सी जो है वो जब बात करते हैं यहाँ पर मिलता है जाकर मेडिटेरेनियन सी से।
तो यहाँ पर आप लोगों को इस्तांबुल देखने को मिलेगा, ये इधर एशियन सी देखने को मिला, और इस रीजन को भी अभी आप लोगों को बताऊंगा। पर लेकिन ऐसे ही ये ब्लैक सी जो है ऊपर जाके मिलता है सी ऑफ एजोव से, और ये क्वेश्चन रिसेंटली अभी एग्जाम में पूछा गया, और ये क्रेच स्टेट है यहाँ पर ये। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा जो स्टेट है जो सी ऑफ अजेव को ब्लैक सी के साथ में कनेक्ट करता है, तो कौन सा यहाँ पर ये है क्रेच, KERCH, क्रेच स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर है, इधर रसिया हो गया और इधर क्रीमिया, जो कि कहने के लिए यूक्रेन का पार्ट है, पर लेकिन 2014 से यहाँ पर कंट्रोल कर लिया गया रसिया के द्वारा। तो ये एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप लोग याद रखिएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस वाली लोकेशन के बारे में आप लोगों से बातें करता हूँ। अब यहाँ से जब आप लोग देखेंगे ब्लैक सी से जब आप लोग नीचे आएंगे तो सी ऑफ ये है मार्मरा, थोड़ा सा इसको जब आप लोग जूम करेंगे तो सी ऑफ मार्मरा आप लोगों को देखने को मिलेगा, और फिर इसके नीचे आएंगे तो आप लोगों को एजिनियन सी देखने को मिलेगा। तो डार्डेनेलीज जो स्टेट है यहाँ पर ये, जिसके थ्रू जो मार्मरा सी है वो सी ऑफ एजेनियन के साथ में कनेक्टेड है। मतलब कहाँ की बात कर रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ यहाँ पर यहाँ की बात। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा सी ऑफ मार्मरा, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और डार्डेनल जो यहाँ पर स्टेट है इसके थ्रू यहाँ पर ये कनेक्ट होता है सी ऑफ मार्मरा एजिनियन सी के साथ में। और अगर ऊपर जाओ तो यहाँ पर बोस्पोरस स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये वाला जो कि कनेक्ट करता है ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा के साथ में। तो 3 स्टेट हो गए। नंबर 1 तो स्क्रेच स्टेट हो गया, नंबर 2 आप लोगों को यहाँ पर ये हो गया बोस्पोरस स्टेट, और नंबर 3 हो गया आप लोगों को यहाँ पर डार्डेनेलीज स्टेट। तो तीनों के तीनों स्टेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में डायरेक्ट अगर क्वेश्चन न पूछे वो, तो आप लोगों से यहाँ पर वो पूछ लेंगे मैप बेस्ड लोकेशन, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ब्लैक सी से अगर यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में आना है तो यहाँ पर किससे थ्रू आना पड़ेगा, तो यहाँ पर सी ऑफ मार्मरा एजिनियन सी के थ्रू होता हुआ यहाँ पर इंसान तब जाकर मेडिटेरेनियन सी में आएगा और 2 स्टेट को क्रॉस करेगा, जो मैंने भी आप लोगों को बताया बोस्फोरस स्टेट और इसी के साथ में डार्डेनेलीज स्टेट। तो यहाँ पर आप लोगों को बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, इतना कम से कम याद रखिएगा। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछ ले जाते हैं, अगर कोई सी जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में होता है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आसपास की कंट्री के नाम बता दीजिए आप लोग। सबसे पहले तो ब्लैक सी जो है वो एक मार्जिनल सी है अटलांटिक ओशन का, ठीक है, यानी कि एक तरीके से यूरोप और एशिया के बीच में अटलांटिक ओशन का एक बचा कुचा पोर्शन आप लोग इसको बोल सकते हैं, जिसको बॉर्डर टच करती हैं बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रसिया, तुर्की और यूक्रेन। तो ये 6 कंट्री जो है वो इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि कौन कौन सी कंट्री जो है उसके आसपास में लोकेशन टच करती है। तो अगर आप लोगों के माइंड में क्लियर रहेगा तो आप लोग इसका आंसर जो है वो अच्छे से दे पाएंगे। तो इसलिए समझिएगा, क्यों मैं इसलिए भी ये थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि आप लोगों को पता है जब हमारे देश के जो सिटीजन थे उनको जब वहां से निकाला गया था तो उस टाइम पर भी ये काफी ज्यादा न्यूज में था नहीं कि नहीं, उस टाइम पर कि हाँ हमारा देश जो है हम लोग वहां से निकाल के ला रहे हैं इनको, तो उस टाइम पर काफी ज्यादा न्यूज में था आसपास वाले देश, खासकर ब्लैक सी के आसपास वाले देश। तो इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर कई सारी जो मेजर रिवर है वो इसके साथ में कनेक्ट है, जो कि पानी सप्लाई करती है। जैसे यहाँ पर बात करें तो ये हो गया यहाँ पर डेन्यूब रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा हो गया, यहाँ पर ये हो गया नीपर बोलेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पर हो गया डॉन। तो ये 3 रिवर है। तो D3 रिवर आप लोग याद रख सकते हैं यहाँ पर, जो कि इट इज द सप्लाइड बाय मेजर रिवर, यानी कि ये रिवर आती है और यहाँ से D3 रिवर से पानी मिलता है किसको, ये मिलता है ब्लैक सी को। यानी कि जो ये रिवर आती है, जैसे यहाँ पर देखते हैं कि ये रिवर होगी, एक यहाँ से रिवर होगी, तो ये मैप में भी आप लोगों को दिख रही है। तो ये रिवर भी आप लोगों से अगर कोई पूछ बैठे तो आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में लेकर चल रहा हूं मैं। डिटेलिंग जितनी अच्छी हो जाएगी उतना ही आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। और ये मैंने बताई दी अभी, यहाँ पर एजिनियन सी जो है वो कहाँ से होता हुआ जा रहा है, इसी के साथ में स्टेट ऑफ डार्डेनेलीज, यहाँ पर बोस्फोरस स्टेट ये बताई दिया, और क्रेच स्टेट, ठीक है। ब्लैक सी का ये एक और इंपॉर्टेंट पोर्शन आप लोग याद रखिएगा, वर्ल्ड में लार्जेस्ट अगर कोई पूछे इनलैंड वाटर बॉडीज जो है यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से पानी जो है चारों तरफ से घिरा हुआ कौन सा है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा ब्लैक सी का। यानी कि सबसे बड़ा पानी का एक पोर्शन जो है वो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, तो वो है ब्लैक सी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा मैंने क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किया था कि अफगानिस्तान के बारे में पूछा गया कौन कौन से देश जो है उसको कनेक्ट कर रहे हैं, आसपास की बाउंड्री बतानी है। ऐसे ही यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, सी के नाम पूछ ले और बॉर्डरिंग कंट्री पूछ ले यहाँ पर। तो आज आप लोगों का होमवर्क है यहाँ पर एड्रियाटिक सी के बारे में, ब्लैक सी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, कैस्पियन सी के बारे में और मेडिटेरेनियन सी के बारे में, और इसी के साथ में रेड सी के बारे में। तो कौन कौन सी कंट्री यहाँ पर टच कर रही है ये आप लोगों को जाकर आज देखना है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी देखने को मिलेगा, यानी कि 1, 3 और 4 सही मैच कर रही है,
पर लेकिन आप लोगों को इसके ऊपर थोड़े से होमवर्क करके और काम कर लेना चाहिए ताकि कल को क्वेश्चन पूछे। जैसे यहाँ पर एड्रियाटिक सी हो गया, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को रेड सी देखने को मिलेगा और यहाँ पर ये कैस्पियन सी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कल को चलकर अगर कोई क्वेश्चन पूछ बैठे आप लोगों से तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्लैक सी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया और ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, तो इसके आसपास वाला रीजन है सारा यहाँ पर ये, और ये बार बार किसी न किसी रीजन की वजह से न्यूज में रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आप लोगों को बताया गया ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। और अब की बार यूपीएससी क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे गए। तो यहाँ से आप लोगों के लिए अलग से क्वेश्चन बन सकते हैं और ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है फ्रेम किए गए जिस पैटर्न में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप लोग इसको और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। जो टॉपिक मैंने अभी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया, जैसे बोस्फोरस जो यहाँ पर स्टेट हो गया, वो सी ऑफ मार्मरा को ब्लैक सी के साथ में कनेक्ट करता है, स्टेट नंबर 1। स्टेट ऑफ डेडेनिल्स जो हो गया यहाँ पर डेडेनिल्स, ठीक है, तो ये ब्लैक सी को कनेक्ट करता है एजियन सी के साथ में। क्रेच स्टेट जो हो गया वो ब्लैक सी को कनेक्ट करता है सी ऑफ एजोव के साथ में। तो कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है, जो मैंने अभी डिटेल में डिस्कस किया आप लोगों से, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा, पहले आप लोग इसको पोज कर एक बार आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे और भूलो ना आप लोग लंबे समय तक। एक बार फिर से आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर सी ऑफ एजोव को ब्लैक सी के साथ में कनेक्ट करता है क्रेच स्टेट, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर जो ये बोस्फोरस हो गया यहाँ पर, ये ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा के साथ में कनेक्ट करता है, और डेडेनिल्स जो स्टेट हो गया ये एजेनियन सी को सी ऑफ मार्मरा के साथ में कनेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है पहली, और तीसरी स्टेटमेंट सही है, और ये स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों को गलत देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टेट ऑफ डेडेनिल्स जो है यहाँ पर वो सी ऑफ मार्मरा को सी ऑफ एजीनियन के साथ में कनेक्ट करता है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, तो यहाँ पर सी ऑफ मार्मरा को एजीनियन सी के साथ में ये कनेक्ट करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो आंसर आप लोगों का यहाँ पर बी हो गया। तो ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल हो जाता है यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का। इसमें आप लोग जो एलिमिनेशन मेथड है वो नहीं लगा पाओगे। जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग अगर एग्जैक्ट आंसर जानोगे तो ही आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। यानी कि अब अपनी पढ़ाई को आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा, तभी आप लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे और फ्यूचर में इनके आंसर भी आप लोग दे पाओगे। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। तो एक एक चीज जो है वो ढंग से समझा दिया आप लोगों को कि इशू क्या है, यहाँ पर यूक्रेन ने अभी क्या यहाँ पर मुद्दा उठाया और उसके चलते यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, मैप बेस्ड की सारी लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर दिखा दी, और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया स्पेशल। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। तो फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं, या फिर जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि लेक्चर को और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके आने वाले टाइम में भी। तो किसी भी टॉपिक को देखने के बाद में आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पर कुछ न्यूज़ है, जैसे कि 8 लोगों की डेथ हो गई मणिपुर में लैंड स्लिप की वजह से। जब लैंड स्लिप हो जाती है आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, तो सजेशन यहाँ पर ये है, अगर कहीं घूमने भी आप लोग जाते हैं तो अभी कम से कम रुकिएगा। ये सही टाइम नहीं है घूमने का, बारिश होती है, लैंड स्लिप होती है, ऐसी जगह पहाड़ी के इलाके में खासकर आप लोग थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि उस टाइम पर कई सारे लोगों की जान जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। बात की जा रही है ऑल्टरनेटिव्स टू द सिंगल यूज प्लास्टिक कोस्टलियर। यानी कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को चाय पीनी बंद कर देनी है और आप लोगों को ग्रीन टी पीनी स्टार्ट करनी है या फिर कॉफी पीनी स्टार्ट करनी है, तो आप लोग उसको तभी बंद करोगे, एक तो चाय का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया हो और यहाँ पर इन सब का टेस्ट भी लगभग इसके बराबर ही हो, ऐसा ना कि इनका टेस्ट बिल्कुल खराब हो, तो आप लोग तभी यहाँ पर लेना इसको स्टार्ट करेंगे और इनका प्राइस जो है इसके कंपेयर में काफी सस्ता हो। तो प्लास्टिक को अगर बंद करना है तो दूसरी प्रोडक्ट जो आ रहे हैं उसका ऑल्टरनेटिव प्राइस कम होगा, तभी यहाँ पर इसका इस्तेमाल लोग करेंगे, वरना लोग जो है लूप होल ढूंढेंगे और यहाँ पर कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसी की वजह से दिक्कत आती है जब यहाँ पर भी कोई कंडीशन बनती है, ठीक है। आज जो आप लोगों का यहाँ पर ये आप लोगों के लिए है, बेसिकली ये जो क्विज है द हिंदू के द्वारा दिया गया है, ये टेलीग्राम पर मैं पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम पर और भी कई सारी चीजें पोस्ट की गई हैं आप लोगों के लिए, आप लोग यहाँ पर देखते हैं आंसर राइटिंग के लिए, और एक वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या इशू हुआ है, तो यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर 2 क्वेश्चन देता हूँ डेली रेगुलरली आप लोगों को, तो यहाँ पर उसको भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और SLAB पीडिया पेज जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ शेयर किया ही जाता है, आप लोग उसको अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। और यहाँ पर नोट्स भी आप लोगों के लिए रहते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप लोगों के लिए फायदेमंद चीज़ है, आप लोग इसको अपना लाइफ का पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी अगर बात करें कोरोना वायरस के केसेस फिर से बढ़ते जा रहे हैं, तो इंप्रूव करने की बात की जा रही है। वैक्सीनेशन का जो कवरेज है स्टेट को बोला गया है, तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए थोड़ा सा।
अफगानिस्तान के अंदर यहाँ पर जो 11 सिख हैं वो देश में वापस लाए गए, क्योंकि फिर से हमने अपनी एम्बेसी जो है वो रीओपन कर दी है। तो ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पर अभी अफगानिस्तान में तालिबान के साथ में हमारे रिलेशन देखने को मिल रहे हैं, और ये एक पॉजिटिव साइड यहाँ से निकल कर आ रही है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा कंडीशन जो है यहाँ पर श्रीलंका की खस्ता हालत हो रखी थी अभी कोविड-19 के चलते। लोगों का यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुआ काफ़ी बड़ा, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों के प्राइस बढ़ गए थे। तो आईएमएफ ने यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की है, क्योंकि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर चीज़ों को ढंग से रिकवर करने की बात की जा रही है। हालांकि चाइना जो है उसका काफ़ी बड़ा उधारी है श्रीलंका के ऊपर, और चाइना अक्सर ये काम करते हैं, डेट ट्रैप में लोगों को फंसाता है। वो कैसे? सामने वाले को इतनी उधारी दे दो कि वो उधारी पे करने के चक्कर में तो एक तरीके से कभी सोचे ही ना, वो इवन इंटरेस्ट पे करने के सोचे तो उसके लिए भी आप लोगों से उधारी लेनी पड़े उसको। तो ये होता है सामने वाले को डेट ट्रैप में फंसा देना। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है यहाँ पर एग्जाम के लिए, खासकर ब्लैक वुमेन, फर्स्ट ब्लैक वुमेन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी, जो अभी यूएसए के अंदर में। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। इनका नाम है यहाँ पर केतांजीन ब्राउन जैक्सन। ठीक है, तो यहाँ पर इनका नाम आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कई बार इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट टाइम अगर कोई ऐसी चीजें होती है। तो 233 साल की हिस्ट्री में पहली बार यूएसए के अंदर यहाँ पर कुछ ऐसा केस देखने को मिला है। ठीक है, बाकी लेप्रोसी के बारे में बात की जा रही है। लेप्रोसी आप लोगों ने कुष्ठ रोग के बारे में अक्सर सुना होगा। प्राइवेट सेक्टर में जो ड्रग्स के बारे में बात की जा रही है, तो कंसर्न है शॉर्टेज ऑफ वैक्सीनेशन का, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कई बार देश के अंदर में। आज बात करें आज का, ये आप लोगों के सामने सुडोकू है, ये भी पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो इसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे आप लोगों को काफी फायदा देखने को मिलेगा। 5 स्टार की है, तो थोड़ा सा अच्छे से देखेगा। देखता हूं कौन कौन यहां पर इसको सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, आज के 5 काफी इंटरेस्टिंग शब्द हैं आप लोगों के सामने, जो कि आप लोगों को सेंटेंस फॉर्म करने हैं। और जैसे कि यहाँ पर मैंने पिन कर दिए, यहाँ पर रोहित बिस्ट के द्वारा जो सेंटेंस फॉर्म किए गए थे, काफी अच्छा लगा मुझे। आप लोग भी इसी तरीके से सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश जरूर करिएगा। लैंड का मतलब होता है एक तरीके से उधारी देना, जो आप लोगों को रिटर्न मिले वापस में। ठीक है, तो ग्रांट देना किसी को, काइंड ऑफ ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहना एक तरीके चीजों को प्रोवाइड कराना, फिर आप लोग उसको वापस लें। ठीक है, एमेलियोरेशन का मतलब होता है किसी चीज में सुधार करना, उसको इंप्रूव करना, उसको बेटर करना। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि किसी भी चीज में आप लोग अपनी जिंदगी में इंप्रूव कर रहे हो। ठीक है, राइटिंग में इंप्रूव कर रहे हो, टाइम टेबल में इंप्रूव कर रहे हो। ऐसी एक चीज है जो आज आप लोग इंप्रूव करना चाहते हैं, आज आप 1 जुलाई बताइएगा जरूर। बात की जा रही है इस कर्ज के बारे में, तो चाबुक से पीटना, यानी कि ट्रबल में पड़ना, एक ट्रबल इंसान को देना, इस तरीके से बोल सकते हैं, सफरिंग होना। ठीक है, लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना एक तरीके से। ठीक है, एक दुख प्रकट करना आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ट्रेमेंडस का मतलब आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा ही अद्भुत था, बड़ा ही ट्रेमेंडस था, वो काफी स्केल में, काफी इंटेंसिटी में। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 5 नए शब्द डेली आप लोगों को सीखने को मिलते हैं, पर लेकिन मजा जब है जब उसके ऊपर आप लोग सेंटेंस फॉर्म करोगे, तभी उसका मजा आएगा। वरना फिर वही है कि हाँ सीखा और भूल गए। ठीक है, तो ये रेगुलरली ये भी पोस्ट की जाती है चीजें, टेलीग्राम पर देख सकते हैं। एलिफेंटा केव जो है ये महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, और 5 से लेके 8 सेंचुरी में ये बनाई गई। एलिफेंटा केव जो है ये एक तरीके का नेटवर्क है, जहां पर ये एलिफेंटा आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहां पर बेसिकली घारापुरी आप लोग इसको बोलते हैं कई बार। अगर बात करें यहाँ पर, ये अरेबियन सी में देखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों से रिलेटेड यहाँ पर चीजें आप लोगों को नजर आ जाती हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया इसको 1987 में, और रिनोवेट किया गया था इसको 1970s में। उसके बाद में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क का पार्ट बनाया गया। आज एक क्वेश्चन आप लोगों को, वैसे हाल तो मैंने स्टार्टिंग में दिए हैं आप लोगों को, उनके आंसर आप लोगों को बताने, या फिर आंसर बता दो, अटेम्प्ट कर लिए थे आप लोगों ने, बताइए। चलिए आंसर बता देते हैं यहाँ पर। जो ये पहला क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये पर्टिकुलर गोलान हाइट भी हो गई, और ये पर्टिकुलर रीजन आप लोगों के सामने हो गया, ये डेड सी हो गया। और यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सी। ठीक है, तो सी है यहाँ पर, यानी कि डिटेल में आप लोगों के सामने, इसको जाकर आप लोग थोड़ा पढ़ भी सकते हैं। पीडीएफ के अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी, और पीडीएफ जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाता है। और ये चीजें सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। मेरे साथ आप लोग यहाँ पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आज का दिन अच्छे से यूटिलाइज करना, और पूरे महीने को कैसे लेकर चलना उसके बारे में जरूर बताना। तो अच्छे से मौज करो, वनी मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। ओके।